जी जी। नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 178वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 9 सितंबर हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के पितामह भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आज हमने ये आयोजन किया है भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता पर केंद्रित। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं भारतीय विद्यापीठ में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना से आज के कार्यक्रम को शुरू करें, जैसे कि हमारी परंपरा है किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले। प्रियंका सिंह शिक्षण में जुड़ने से पहले रेडियो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रही हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक आयोजनों के प्रबंधन से भी वे सक्रिय रूप से संबद्ध रही। रेडियो पॉडकास्टिंग आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है और प्रसारण माध्यमों से जुड़े हुए विषयों पर वे अपने डिपार्टमेंट में अध्यापन कर रही हैं और साथ ही साथ भारतीय विद्यापीठ में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी वहां की गतिविधियों को व्यापक रूप से मीडिया कवरेज और अन्य जो पीआर एक्टिविटीज हैं उनमें आप सक्रिय रूप से संबद्ध हैं। रेडियो पॉडकास्टिंग पर पीएचडी के लिए भी आप पंजीकृत हैं और उस दिशा में काम कर रही हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करें। Sir, for this detailed introduction. So on this 178th webinar, which is on भारतेंदु कालीन हिंदी पत्रकारिता, before moving ahead और सर के बारे में बहुत संक्षेप में जानने से पहले मैं माँ सरस्वती जी को याद करते हुए इस वेबिनार की शुरुआत करूंगी। उसके बाद हम भारतेंदु सर के बारे में बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट करेंगे और सर से लेंगे, जो भी हिडन फैक्ट्स है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सो लेट्स रिमेम्बर माँ सरस्वती। शक्ति हमें दे दाता, उनका विश्वास कमजोर हो, हम चले हमसे इतनी शक्ति हमें, उनका विश्वास कमजोर हो, सोचे हमें क्या मिला है, आपकी सोचे क्या है, बोले खुशियाँ के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए, अपनी करुणा का जब बहा दे, कर दे के हाथ को, हम चले हम चले थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। आज के हमारे इस 178वीं वेबिनार में जो दो विशिष्ट वक्ता हैं, एक हैं दीपेश चंद्र चौधरी और एक हैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला। दीपेश चौधरी, ये हमारे लिए एक संतोष की बात है, एक प्रसन्नता की बात है कि वो भारतेंदु की परंपरा की 5वीं पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। विस्तृत परिचय मैं उस समय कराऊंगा जब मैं उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करूंगा। और प्रणु शुक्ला हिंदी साहित्य की अध्येता हैं और राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापन कर रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वह आज के हमारे दोनों अतिथियों का, चूंकि यह कार्यक्रम आभासी मंच पर संचालित किया जा रहा है, तो ई बुके से आप दोनों अतिथियों का आप स्वागत अभिनंदन करें। This is an e-bouquet from behalf of BVI Cam and Communication. Today we are very grateful to have
both prominent speaker on this webinar on the topic, on the most popular topic we can consider for today, because बहुत सारे hidden facts है जो सर के बारे में हमें पता नहीं, हम अगर कहीं पे भी पढ़े तो बहुत कम जानकारी हमें मिल सकती है, बहुत सारी चीजें अभी भी हिडन है, तो आई गेस वो सारे फैक्ट्स आज रिवील होंगे। तो थैंक यू सो मच सर। और इस स्कूल के थ्रू हमारे डायरेक्टर सर हमेशा कोट करते हैं मनहुदा सर कि इसकी जो फ्रेशनेस है, इसकी जो फ्रेगनेंस है, वो हमें अपनी लाइफ में बाइक करनी चाहिए और उसी को लेकर आगे और बढ़ते रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर एंड मैम। चलिए, जिस प्रकार से फूलों की सुगंध अपने आसपास के परिवेश को सुगंधित कर देती है, हमारी भी कोशिश है कि हमारे इन विशिष्ट वक्ताओं के वक्तव्यों के माध्यम से हम भी ये जो पूरा हमारा एक वैचारिक यज्ञ है, इसके माध्यम से विचारों की खुशबू को ऐसे प्रसारित करें ताकि जिन उद्देश्यों को लेकर के हमने ये यात्रा 5 साल पहले शुरू की थी वो इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे। कोविड जिसने न जाने कितने दंश दिए अलग अलग परिवारों को, हम सभी के पास न जाने ऐसी कितनी दुखांतिकाओं की कहानियां हैं, लेकिन ये शायद व्यक्ति की जिद्दी विशाल जुनून है कि वो किस तरह आपदा में अवसर ढूंढ लेता है। और हमने एक विकल्प तलाशा कि कैसे कोविड के समय जब मन में आशंकाएं थी कि भविष्य क्या होगा, कैसे हम हमारी इस शैक्षिक यात्रा को, विचार विमर्श की इस परंपरा को गतिशील बनाए रखेंगे। और वहीं हमें ये एक आभासी मंच मिलता है, हमने हार नहीं मानी और इसके माध्यम से देश दुनिया में किसी जगह कोई व्यक्ति बैठा है, एक क्लिक पर हम जुड़ सकते हैं। तो ये हमने गांधी जयंती के दिन 2020 में शुरू किया और आज 178वीं हमारा एपिसोड है और अब तक लगभग 450-500 के बीच में एक्सपर्ट्स हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, जो साहित्य, संस्कृति, मीडिया के भी डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, थिएटर, न जाने कितने ऐसे एरियाज हैं, वहां से हमारे मित्र इसमें जुड़े हैं और विभिन्न विषयों पर उन्होंने उस पर अपना डेलिब्रेशंस किए हैं। और इन सारी चर्चाओं को हमने रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है ताकि अब जब सब कुछ खुल गया है, ऑफलाइन चीजें शुरू हो गई हैं, तो जो मित्र जब भी सुनना चाहें इन सारी चीजों को देखें, सुने और अपनी टिप्पणियों से यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियां करके इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। कम्युनिकेशन टुडे की वेबसाइट है communicationtoday.net, जहां हमारे लगभग 29वां वर्ष हमारी इस रिसर्च जर्नल को हो चुका है। सारे अंक हमने उसमें अपलोड कर रखे हैं, कोई भी वहां जाकर के इन अंकों को पढ़ सकता है। सारे यूट्यूब के जो भी हमारे एपिसोड्स हैं वो वहां पर हैं। तो आपसे अनुरोध कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी उसकी मैक्सिमम 1025 जो उसका है, एक ग्रुप पूरा हो चुका है, दूसरा ग्रुप हमने खोल दिया है। आप उस ग्रुप को भी सोशल मीडिया पर जब शेयर करते हैं तो आपके साथ उसको साझा करते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। भारतीय विद्यापीठ दिल्ली का एक ऐसा कॉलेज जिसने अल्प समय में ही मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है और अपनी विशिष्ट आधारभूत संरचना के आधार पर मीडिया के क्षेत्र में एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए वो निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। युवा शिक्षकों की टीम इस दिशा में कार्य कर रही है और 100 एपिसोड के बाद 101 में से हमने भारतीय विद्यापीठ का साथ लिया और इस इंस्टीट्यूट ने हर संभव सुविधाएं इन आयोजनों के लिए हमें उपलब्ध कराई हैं और ये आयोजन हम साथ में कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कल भारतेंदु हरीश चंद्र की जयंती 9 सितंबर हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन, जैसे ही भारतेंदु की बात आती है तो अनायास हमारे मस्तिष्क में जो साहित्य और पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं वो दृश्य घूमने लगते हैं कि कैसे उस दौर में जब भारत गुलाम था, अंग्रेजी शासन था, कितनी तरह के प्रेस अधिनियमों से हम जकड़े हुए थे। उस दौर में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, साहित्य की विभिन्न विधाओं से उन्होंने एक सामाजिक वैचारिक चेतना को जागृत करने की दिशा में अद्भुत काम किया। 30-32 साल का नौजवान, परिपक्वता की कोई उम्र नहीं है आज के दौर में भी आप देखें, लेकिन इस छोटी सी उम्र में लगता है कुछ दैविक शक्ति उनके पास थी जिसके आधार पर साहित्य की हर विधा में लिखा। पत्रकारिता के किसी स्कूल से पढ़ाई नहीं हुई थी उनकी। पत्रकारिता यूं हिंदी पत्रकारिता 1826 में शुरू हो गई थी, लेकिन कोई बहुत ऐसी प्रभावी परंपरा उनके पास नहीं थी। इसीलिए कविवचन सुधा के माध्यम से हम हिंदी में वास्तविक रूप से
एक पत्रकार कला का प्रारंभ भी मानते हैं। पूरे युग की पत्र पत्रिकाओं पर कहीं भारतेंदु के प्रभाव की छाप मिलती है। और तो और, जब कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मैं किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं कर रहा हूं। देश की आजादी में महात्मा गांधी सहित कांग्रेस और अनेक जो इस प्रकार के उस समय के संस्थान थे, संस्थाएं थी, क्रांतिकारी थे, बहुत बड़ा योगदान रहा। हम सब ऋणी हैं उनके उस योगदान के लिए। लेकिन केवल इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि इस देश की आजादी में हिंदी साहित्य के पत्रकार, साहित्यकार, उनका योगदान भी किसी से कम नहीं है। जब कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ, महात्मा गांधी 2-3-4 साल के रहे होंगे, तब भारतेंदु ने कवि वचन सुधा के माध्यम से कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। कितनी बड़ी तपस्या उस व्यक्ति की हो सकती है जिन्होंने उस पराधीन भारत में एक स्वप्न देखा, भारत को आजादी दिलाने का। एक प्रतिष्ठित धनाढ्य परिवार के वो सदस्य थे। क्या आवश्यकता थी, अपने ऐशो आराम में जीवन जी सकते थे, लेकिन नहीं, इस देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने साहित्य संस्कृति के प्रति जो उनका अनुराग था वो अपने आप में अद्भुत था। पूरी तरह से प्रभुत्व था ब्रिटिश समाज का, लेकिन राजनीतिक अधिकारों की जो मांग करते थे उनको जेल में ठूंस दिया जाता था, भांति भांति के कष्ट दिए जाते थे। लेकिन भारतेंदु किसी प्रकार इनके दबाव में नहीं आए और बड़ी निर्भीकता के साथ, मैं यदि ये कहूं कि भारतेंदु नई चेतना के प्रतीक बनकर साहित्य जगत में पूरी तरह छा गए थे, तो शायद गलत नहीं होगा, ना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। भारतेंदु युगीन जो पत्र पत्रिकाएं थी, जीवंत भारतीय चेतना के प्रतिनिधि बनकर के उभरे थे। उन्होंने राष्ट्रीय गौरवपूर्ण परंपराओं के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया था। राजनीतिक साहित्यिक चेतना के जागरण के अग्रदूत बनकर वो युगीन भारतीय पटल पर पूरी तरह से छा गए थे। न जाने कितने वरिष्ठ साहित्यकारों ने, समालोचकों ने उन पर काम किया है। चाहे हम रामविलास शर्मा की बात करें, चाहे हम बाल मुकुंद गुप्त की बात करें, समकालीन जो पत्रकार थे, उनकी इस तरह की टिप्पणियां हैं जो इस बात को संकेतित करती हैं कि किस तरह से भारतेंदु ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक जागृति का भाव पैदा किया। आज हम महिला जागरण की बात करते हैं, महिला शिक्षा की बात करते हैं। आप कल्पना कीजिए उस दौर में, मतलब 1874-75 के आसपास इनकी जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी, बाला बोधिनी, गलती से कई जगह बाल बोधिनी मिलता है, ये बच्चों की पत्रिका नहीं थी। बाला बोधिनी का प्रकाशन करके नारी जागरण और नारी शिक्षा की बात करने वाला वो व्यक्ति, आप सोच सकते हैं, समय से आगे। इसलिए साहित्यकारों को मुझे लगता है कि युग दृष्टा कहा जाता है, जो समय की संवेदनाओं को, समय की धड़कन को शायद पहले ही समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं और अपने लेखन के माध्यम से वो उन्हें अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। साक्षरता भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। आप सोचिए किस तरह से सीमित संसाधनों, कम साक्षरता के बावजूद उन्होंने जिस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ तो अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, तो मैं यूं कहूं कि भारतेंदु सहित भारतेंदु काल की जो पत्र पत्रिकाएं थी, साहित्य था, उसकी साधना करने वालों ने प्रकारांतर से ब्रह्मा की साधना की थी। हर अक्षर का, छपे हुए अक्षर का अपना एक महत्व होता है, हर शब्द का अपना एक इतिहास होता है, हर शब्द में एक गहराई और आत्मा होती है, जिसे युगीन साहित्यकारों ने महसूस किया था। स्वदेशी भाव, स्वाधीनता प्राप्ति की ललक, समाज सुधार का उत्साह, नारी जाति का उत्थान, हिंदी भाषा और साहित्य का संवर्धन, हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली, मैं कहता हूं आज जो कुछ प्रचलन में है वो सब कुछ भारतेंदु के काल में एक तरह से शुरू हो गया था। समकालीन समाज जो रूढ़ियों और अभावों में सांस ले रहा था, अपने अधिकारों से अपरिचित था, जिसकी संघर्ष क्षमता को विकसित करने के लिए संगठित रूप से प्रयास नहीं किए जा रहे थे, ऐसे कठिन दौर से गुजरते हुए युग दृष्टा एवं स्वतंत्र चेता पत्रकारों की एक ऐसी पीढ़ी भारतेंदु ने तैयार की, जिसने कलम की शक्ति का चमत्कार दिखाया और गुलामी के चोले को उतार फेंकने की एक आधार भूमिका उस दौर में तैयार कर दी थी, जिस पर बाद में गांधी और उनके समकालीन जो और महापुरुष थे, उन्होंने चल करके इस देश को
आजादी दिलाई। पत्रकारिता का जो भारतेंदु काल था उसके प्रमुख प्रवृत्तियों के विकास की पूरी कहानी है। मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं बात करूंगा या अनुरोध करूंगा दीपेश चौधरी जी से कि वे इस अवसर पर, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही एक, मुझे लगता है कि एक आत्मीय क्षण है कि भाई दीपेश जी ने इस कार्यक्रम में अपनी व्यस्तताओं के बीच, 4 से 7 उनकी क्लासेस होती हैं, लेकिन उन व्यस्तताओं के बीच आपने आज के इस दिवस पर आने की स्वीकृति दी। कल बहुत सारे कार्यक्रम है जहां आपकी व्यस्तता है, इसलिए हमने एक दिन पहले ये कार्यक्रम किया। हालांकि दीपेश जी को आमंत्रित करने के पहले हम एक 12 मिनट की फिल्म दिखाएंगे आपको, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे जो बनारस दूरदर्शन ने तैयार की है। आज का जो भारतेंदु भवन है, मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं जिनको सौभाग्य मिला है उस भारतेंदु भवन में जाने का, और उसका रोमांच मुझे अभी तक है। जब भी मैं ऐसी जगह जाता हूं तो एक अजीब सा रोमांच मुझे होता है। जब मैं लम्ही गया प्रेमचंद के गांव में, उनका वो भवन देखा जहां बैठ के गोदान लिखी उन्होंने। अब कल्पना कीजिए ऐसा कालजयी साहित्य रचने वाले साहित्यकार की जन्मभूमि, कर्मभूमि में जाकर के एक किस तरह का एक रोमांच पैदा होता है। जब मैं गोरखपुर गया, प्रेमचंद वहां मास्टर के रूप में काम करते थे। वो घर, वो कमरे देखे उनके, और ईदगाह कहानी वहां लगने वाले मेले में वहीं बैठ के उन्होंने लिखी थी। ऐसे न जाने कितने प्रसंग मेरे जीवन में है इन साहित्यकारों को देख करके। भाई दीपेश जी के पिताजी प्रोफेसर गिरीश चंद्र चौधरी, मैं आज उनको बड़ी श्रद्धा के साथ याद करता हूं। ऐसे ही किसी आयोजन में कुछ वर्षों पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और जब मैं बनारस गया तो उन्हीं के साथ उनके निवास पर गया था। और दुर्भाग्य से लगभग 10 वर्ष पूर्व वो एक अपनी अंतिम यात्रा पर प्रयाण कर गए। मुझे कुछ मित्रों के माध्यम से मालूम पड़ा, अब बहुत बाद में। मैं कुछ इसी तरह के विचार में था कि कैसे भारतेंदु के परिवार तक पहुंचूं, लेकिन होता है ना, जब आप दिल से किसी को याद करते हो तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो मैं भाई दीपेश जी के पास 3-4 दिन पहले मैंने बात की। मन में कुछ शंका थी, पता नहीं कैसा रेस्पॉन्स देंगे, आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही बात हुई तो मुझे लगा कि ये परिचय को 2-4 दिन का नहीं है, बरसों पुराना है। एक इस तरह का आत्मीय भाव था। फिजिक्स में एमएससी किया बीएचयू से। मुझे लगा विज्ञान का विद्यार्थी, ठीक है, विरासत में तो भारतेंदु की है, लेकिन पता नहीं उस विरासत को कितना समझ पाएंगे, या उन्होंने समझा है या व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बातचीत का सिलसिला लगा तो मुझे लगता है कि भारतेंदु की उस पीढ़ी के 5वें प्रतिनिधि होने के बावजूद उन्होंने उस भारतेंदु साहित्य को एक तरह से जिया है, ये अपने जीवन में उतार लिया है। कितने आयोजनों में आपको निमंत्रण मिलते हैं, वहां कितने आयोजनों में आप सम्मिलित हो रहे हैं, और भारतेंदु की उस जीवंत चेतना को आप किस तरह से अभी तक जिलाए हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि देश की इस विरासत को आपके माध्यम से आज भी हमें जानने को मिलता है। कुछ समय पहले हमारी एक स्टूडेंट जब बनारस गई तो मैंने उनसे कहा था कि भारतेंदु भवन जाके आना, और उसने जाकर के वहां देखा। हालांकि मुझे उस डॉक्यूमेंट्री से भी मालूम पड़ा, और उसने भी मुझे बताया कि उस भारतेंदु भवन जो लगभग 200-250 साल पुराना है, अभी तक वैसा का वैसा बना हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि नई पीढ़ी के जो प्रतिनिधि हैं वो आज के दौर में, आज तो पूरा आर्किटेक्ट बदल गया है, अपने सुख सुविधा के लिए उन्होंने उस विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं की। वही दरवाजे, वही खिड़कियां। मैं कहता हूं जब कभी आपको मौका मिले बनारस जाने का, आप जाके देखिए, अभिभूत हो जाएं कि ये वो जगह है जहां इस देश की स्वतंत्रता की एक तरह से आधारशिला रखी गई थी। ऐसी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी। तो दीपेश जी का काशी के साहित्य, संस्कृति और शिक्षा की दुनिया में बहुत प्रतिष्ठित आपका नाम है, और बहुत सक्रिय है वहां साहित्यिक गतिविधियों में। भारतेंदु भवन काशी में ही आप रह रहे हैं। आपकी माता स्वर्गीय श्रीमती उषा चौधरी और पिता स्वर्गीय प्रोफेसर गिरीश चौधरी के संस्कारों ने उन्हें परंपरा, शिक्षा और समाज सेवा का समन्वय साधने की अद्भुत प्रेरणा दी है। चौधरी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भौतिकी में आपने एमएससी की उपाधि प्राप्त की है, और फिर एनआईटी से कंप्यूटर शिक्षा में विशेष दक्षता हासिल की है। विशेष रूप से टैली, अकाउंट्स एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में उनकी गहरी पकड़ है। शिक्षा के क्षेत्र में वह उषा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का संचालन करते हैं, जहां युवाओं की स्किल डेवलपमेंट के लिए वो विशेष रूप से समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। तकनीकी शिक्षा तक ही उनका ज्ञान सीमित नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा, वो विज्ञान, साहित्य और कंप्यूटर तीनों के समन्वय से
अपने विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को व्यापक और विस्तृत करने के लिए प्रयास करते हैं। भारतेंदु भवन में समय समय पर अनेक साहित्यिक गोष्ठियों और नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन आप करते रहते हैं। मैंने उनसे कहा था कि जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और हम जब इसके युवा समारोह में जाते थे, मुझे पता नहीं आज कैसे, उस समय अंधेर नगरी चौपट राजा जगह जगह मंचन होते थे भारतेंदु के इस नाटक के। तो ये परंपरा आपने अभी भी जीवित रखी हुई है, और न सिर्फ भारतेंदु भवन में बल्कि जो इस प्रकार के साहित्यिक गोष्ठियां बनारस में हो रही हैं उनमें भी इस तरह की प्रस्तुतियां हैं। कल शाम को आपका एक इवेंट है, उसमें ये नाट्य प्रस्तुतियां की जानी है, इसी कारण आप कल शाम को नहीं आ पाए। वह महाराज बलवंत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यकारिणी सदस्य हैं, महारानी बनारस महिला महाविद्यालय रामनगर के उपाध्यक्ष और हरिश्चंद्र विद्यालय ट्रस्ट और श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान के संपादक मंडल से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त श्री चित्रकूट रामलीला समिति काशी के कोषाध्यक्ष हैं, श्रीमद वल्लभ सिद्धांत सेवा संस्थान के सचिव और काशी तीर्थ सुधार ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आप उतने ही सक्रिय हैं जितना साहित्य, विज्ञान और कंप्यूटर के तकनीक के क्षेत्र में। उनके कार्यों और योगदान को देखते हुए अनेक सम्मानों से उन्हें अलंकृत किया गया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में उन्हें सम्मानित किया। प्रेमचंद सम्मान लम्ही में, काशी रत्न मैथिली समाज तथा विभिन्न विद्यालयों संस्थानों में हिंदी दिवस के अवसर पर आपसे सम्मान, मुख्य अतिथि और अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किए जाते रहे हैं। अमर उजाला, सनबिब वरुण, संत अतुलानंद रेजिडेंशियली अकादमी, डीपीएस और सारा जैसे संस्थानों ने भी उनके इस कार्यों को रेखांकित किया है। इस प्रकार श्री दीपेश चंद्र चौधरी शिक्षा, साहित्य और संस्कृति तीनों ही क्षेत्रों में समान रूप से सक्रिय हैं। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने वाला एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की गौरवशाली धरोहर को आगे बढ़ाते हुए वह काशी की सांस्कृतिक और शैक्षिक चेतना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आज हम दीपेश जी से भारतेंदु के जीवन के ऐसे ही कुछ तथ्य, रोचक रोमांचक तथ्य और ऐसी बातें, क्योंकि आपको पारिवारिक विरासत से सुनते आ रहे हैं, वो जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि भारतेंदु भवन जो है उसकी कुछ स्मृतियां जो हैं आज तक जीवंत है, तो उसकी एक झलक और कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के कोटेशन, लगभग 12 मिनट की ये फिल्म है। तो हम ये पहले बनारस दूरदर्शन की जो ये भेंट है इसको देखेंगे और फिर दीपेश जी को हम अपने विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित करेंगे। ये फोटोज भी जब मैंने दीपेश जी को कहा ना कि हम तो एक ही फोटो देखते हैं गूगल पे, तो उन्होंने मुझे कुछ 7-8 फोटोज भेजे थे, तो हमने वो भी प्रदर्शित कर दिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको भारतेंदु के अलग अलग जो पक्ष हैं उनको भी देखने का और महसूस करने का एक मौका मिले। तो उस दृष्टि से इन चित्रों को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। मोक्ष नगरी काशी यानी वाराणसी धर्म, अध्यात्म, साहित्य और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी विख्यात है। इसी काशी की धरती पर साहित्य जगत की कई महान विभूतियों ने जन्म लिया है। उन महान साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध तो किया ही, साथ ही उसे एक नया फलक भी दिया है। हिंदी के साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सर्वोपरि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कालजयी लेखनी से समाज के हर वर्ग के मर्म को समझते हुए लिखा है, चाहे वो निबंध हो, कविता हो या नाटक हो। उनके हर शब्द में, रचना में समाज का प्रतिबिंब नजर आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रणेता थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के विद्वानों ने उन्हें दी थी। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु जी ने समाज के चित्रण को ही अपने साहित्य का मूल विषय बनाया। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे हिंदी साहित्य के जो छात्र हैं, अध्यापक हैं, जिज्ञासु हैं, उनके लिए तो
एक युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। साहित्य में आधुनिकता का समावेश, भाषा में आधुनिकता का समावेश, हिंदी को नई चाल में ढालने वाले बड़े रचनाकार, एक तरीके से मनीषी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। लेकिन इसके परे भी उनका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वे केवल साहित्य के नहीं बल्कि हमारे समाज के, हमारे इतिहास के, हमारी राष्ट्रीय चेतना के, हमारे देश में राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय आंदोलन का मंत्र फूंकने वाले, नव जागरण आंदोलन के बहुत प्रमुख सूत्रधार करके हिंदी पट्टी में वो सबसे बड़े सूत्रधार के रूप में हैं। तो उनका महत्व इससे परे भी है। भारतेंदु जी जहाँ निवास करते थे वो भवन भी उनकी रचनाओं का अक्स स्वरूप अनुभव देता है। भारतेंदु भवन वाराणसी के व्यस्त क्षेत्र में स्थित है। उस समय की शानदार कोठी भारतेंदु भवन चौक से चौखंभा जाने वाली ठठेरी बाजार की गली में पूरे वैभव के साथ आज भी मौजूद है। शुक्ल जी ने अपने लेख प्रेमघन जी की छाया स्मृति में बड़े आदर और श्रद्धा से भारतेंदु जी के भवन का उल्लेख किया है। जब उनकी उम्र लगभग 8 या 9 वर्ष थी, उस समय वो किसी वैवाहिक कार्यक्रम में उनके पिता ने किसी के साथ, चंदबली शुक्ल जी ने यहाँ बनारस उन्हें भेजा था। लेकिन उनका इतना आदर भाव था भारतेंदु जी के प्रति कि वो पहुंच गए चौखंभा उस भवन को देखने के लिए। और वहां पर उन्होंने जब पूछा और उसी भवन के सामने वो खड़े होके उन्होंने उस उल्लेख भी किया है अपने इस निबंध में कि मेरी कितनी उत्सुकता और चाहत रही होगी उस भवन के प्रति। मैं उसको टकटकी लगाए देख रहा था और तभी उस भवन से निकलते हुए मुझे केदारनाथ पाठक दिखाई दिए, जिनका पुस्तकालय मिर्जापुर में था मतलब उस समय। और वो शुक्ल जी वहां पर कुछ पुस्तकें पढ़ने जाया करते थे। तो केदारनाथ पाठक ने उनको देखा था। फिर उन्होंने शुक्ल जी को बुलाया और उस भवन से पूरा उनका परिचय कराया और वहीं से केदारनाथ पाठक और शुक्ल जी की आत्मीयता जो है वो घनिष्ठ होती गई। इस भारतेंदु भवन की भव्यता बनावट का उल्लेख जेम्स प्रिंसेप ने रचित अपने पुस्तक में भी सचित्र किया है। भवन के आकार प्रकार का विश्लेषण भी इस पुस्तक में किया गया है। भारतेंदु भवन का निर्माण पत्थरों से किया गया है। भवन में कुल 25 कमरे हैं। बीचों बीच एक आंगन है। प्राचीन भवन निर्माण कला का दर्शन कराता ये भारतेंदु भवन यहाँ बार बार आने को आकर्षित करता है। वे पहले दर्जे के भक्त थे और एक तरीके से इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो ऊंचे दर्जे का भक्त होता है वही देश का भी भक्त हो सकता है। भक्ति आदमी के मन को, अंतःकरण को उदात्त बनाती है, मृत्यु से निर्भय बनाती है, बड़े उद्देश्यों के लिए प्राण समर्पित करने के लिए सचेत करती है, प्रेरणा देती है। तो भक्ति भावना जो कि 100 साल पहले हिंदी साहित्य में एक तरीके से दब गई थी, उस भक्ति भावना का नवोन्मेष करते हुए भारतेंदु ने राष्ट्रीयता का शंखनाद किया, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित की, समाज के सुधार की पृष्ठभूमि निर्मित की। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह उनकी एक प्रमुख रचना थी जो प्रारंभ में आई। निज भाषा उन्नति अह का मंत्र उन्होंने दिया, जो भारत की सर्वांगीण उन्नति का एक आधार बन सकता है। तो एक महान व्यक्तित्व भारत बनारस के थे, यह काशी का गौरव है। कबीर, रैदास, तुलसी, इनकी परंपरा में एक बड़ा नाम अगर हम ले सकते हैं तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भवन लेखनी के पुरोधा के संस्मरण को बयां करता प्रतीत होता है। जैसे भवन में प्रवेश करते ही भारतेंदु जी के जीवंत होने का आभास होता है। उनसे जुड़ी चीजों का दर्शन मात्र ही उनके मिलने जैसा है। हिंदी खड़ी बोली के साहित्यकार के स्मृतियों को संजोता ये भवन उनकी जीवनी कह रहा है।
तब के और अब के समय काल से गुजरता ये भारतेंदु भवन मान्यताओं और परंपराओं से बंधा हुआ है। कमरा भी पूरे भारतेंदु परिवार की पीढ़ियों का दर्शन कराता है। दीवारों पर लगे फोटो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली का बोध कराते हैं। परिवार द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को ज्यों का त्यों इस कमरे में रखा गया है। भारतेंदु भवन में रह रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5वीं पीढ़ी के दीपेश चंद्र चौधरी और उनके परिवार ने समय काल के अनुसार भवन में कुछ सामान्य और आवश्यक बदलाव जरूर किए, लेकिन भवन के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया। भवन के खंभे, आर्च और दरवाजे अपने मूल स्वरूप में दिखते हैं। ये भवन, जिसे भारतेंदु भवन के नाम से जाना जाता है, नागरिक विचारणी सभा ने इस भवन का नामकरण 1932 में भारतेंदु भवन के नाम से किया। ये भवन ऐसे तो भारतेंदु बाबू के परदादा बाबू फतेहचंद ने 1760 के आसपास लिया था या बनवाया था, जैसा इसका बहुत हम लोग के पास विशेष नहीं है, लेकिन हम लोग के पूरे परिवार की यही कोशिश है कि ये भवन अपने मूल रूप में वैसे ही संरक्षित रहे। थोड़ा बहुत बदलाव हम लोग करते रहते हैं समय अनुसार, लेकिन पूरा जो मूल रूप है उसमें, मूल स्वरूप में कोई बदलाव अभी तक तो ठाकुर जी की कृपा से नहीं करने की आवश्यकता पड़ी है। भारतेंदु भवन में पुराने और भव्य दरवाजे से प्रवेश करते ही सामने दालान में रखी पालकी और तामझाम का दर्शन होता है। इस पालकी को सहेज कर रखा गया है। परंपरा है कि आज भी चौधरी परिवार में कोई दुल्हन आती है तो इसी पालकी में बैठकर आती है। पास ही रखा तामझाम भी बड़ा आकर्षक है। कहा जाता है कि इसी में बैठकर भारतेंदु जी शहर बनारस की सैर करते थे। लोग कहते भी थे कि भारतेंदु जी का बड़ा तामझाम है। पालकी और तामझाम आगंतुक दर्शकों का मन मोह लेते हैं। ड्योढ़ी में जो आपने पालकी देखी, वो पालकी में उनकी माँ 1843 में बाबू गोपाल चंद से शादी होकर उनकी माँ पार्वती देवी आई थी, और तभी से वो पालकी यहाँ पे रखी है। और अभी भी जो नई बहू हम लोग के यहाँ आती है वो उसी में पालकी में आती है। ये सोच शायद ये है कि शायद फिर कोई भारतेंदु उसमें आ जाए। दूसरा आपने देखा तामझाम रखा है। तामझाम आदमियों के लिए होता है, पालकी आदमी, औरत और आदमी दोनों के लिए होता है, लेकिन तामझाम सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। जैसे कहा जाता है बड़े तामझाम से आए तो उसी पे बैठ के आए। भारतेंदु भवन में उनके हस्तलिखित पत्रों को बड़े ही सलीके से सुरक्षित रखा गया है। इन पत्रों को देखने और उसके शाब्दिक अर्थ को आत्मसात करने लोग यहाँ आते रहते हैं। भवन में भारतेंदु परिवार की लगभग 200 वर्ष पुरानी कई वस्तुएं संरक्षित रखी गई हैं। इनमें पेन होल्डर, टोपी रखने वाला स्टैंड, इत्रदान, पानी को गर्म करने वाला बर्तन, सब कुछ अपने समय कालखंड को बयां करता प्रतीत होता है। भारतेंदु बाबू का जो परिवार है शुरू से ही लोक संस्कृति का पोषक रहा है। उनके दादा बाबू हरकचंद यहाँ पे एक बड़ा भारी उत्सव बुढ़वा मंगल, होली के बाद जो पहला मंगल पड़ता है उसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम गंगा घाट पे 3 दिन का करते थे। उसमें सब बड़े बड़े लोगों की नावें सजती थी, जिसे कच्छा कहा जाता था। ऐसा कहे कच्छा पाटा जाता था, और हर शहर का जो रईस होता था उसकी एक कच्छा रहता था। भारतेंदु बाबू का कच्छा हमेशा सबसे सुंदर सजता था, और ज़्यादातर लोग उसी कच्छे पे आके और सबको सुनते थे। उसमें जो गायिकाएं रहती थी वो सब बाहर से आती थी, और शहर की भी लोग जो है रहते थे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, और उनको उस पर गाना सुनने का और सुनाने का मौका दिया जाता था और मिलता था। भारतेंदु भवन के आंगन में ऊपर प्रथम तल पर एक दीप स्टैंड भी है। इस 49 दीपों वाले स्टैंड को भी संरक्षित रखा गया है। इस स्टैंड पर 30 त्योहार पर दीप जलाए जाते हैं। 49 दीपों वाला एक दियट है। इसे कहा तो हजारा जाता है, लेकिन इसमें एक बार में 49 दिए रख के जलाए जाते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा विरासती हम लोग के यहाँ, तो दिवाली के समय इन दियों को प्रज्वलित करके बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी के सम्मुख जलाया जाता है, और उस समय बड़ा ही सुंदर दर्शन भी ठाकुर जी का होता है। भवन में ऊपर की ओर प्रथम तल पर ही एक मंदिर है जिसमें पूजा नित्य की जाती है। गिरधर जी महाराज श्री की चरण पादुका विराजती है,
और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे श्री ठाकुर जी मदन मोहन लाल जी, स्वामी जी, बड़े लाला जी, छोटे लाला जी और गिरिराज जी और श्रीनाथ जी के वस्त्र, शालिग्राम की सेवा होती है, जिसमें मंगला, राजभोग, संध्या और शयन चारों सेवा होती है। और हमारे गुरु श्री वर्तमान में श्री श्याम मनोहर महाराज जी की कृपा है जो चल रही है। लगभग 250 वर्ष प्राचीन भारतेंदु भवन एक अनमोल धरोहर है। भवन की प्राचीनता एक समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है। इसमें मुझे लगता है कोई संदेह नहीं है कि इस डॉक्यूमेंट्री को देख करके हम ये सहज अनुभूति कर सकते हैं कि भारतेंदु बाबू से एक जीवंत साक्षात्कार, जैसा ये जो वाचिका थी इस डॉक्यूमेंट्री की, उन्होंने कहा, बिल्कुल एक तरह से वही अनुभूति होती है कि कितने ऐश्वर्य में जीने वाला वो व्यक्ति किस तरह से साहित्य साधना के माध्यम से एक युग का प्रवर्तन करता है। इसीलिए उन्हें युग प्रवर्तक और भारतीय नवचेतना का अग्रदूत कहा गया है। तो आइए अब सुनते हैं दीपेश चौधरी जी को। ये भी अपने आप में एक ऐसा अनुभव है कि उस भारतेंदु की पीढ़ी के प्रतिनिधि को हमें सौभाग्य मिला है कि हम इस मंच पर आज सुन रहे हैं। भाई दीपेश चौधरी जी को सादर प्रणाम करते हैं। सबसे पहले हमारे घर में जो ठाकुर श्री मदन मोहन जी हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ ही अपने पूर्वज आज के उत्सव नायक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को नमन करते हैं। आप सब ने ये आयोजन किया और हमें को इस आयोजन में सम्मिलित किया, इसके लिए आप सबको बहुत साधुवाद देते हैं। ऐसा सुंदर सहयोग है। आज उनकी 176वीं जयंती है और इसे पितृपक्ष का प्रथम दिवस भी है। आज हम अपने पितरों को याद करते हैं और अपने पितरों में जो सब हैं उसमें भारतेंदु बाबू को भी आज हम सब मिलकर याद कर रहे हैं। जहाँ तक इस आयोजन का है कि हमको करना चाहिए था, लेकिन हमें हमेशा एक बात याद आती है। एक दिन सुबह सुबह जाड़े के समय 7 बजे एक व्यक्ति आए और उनके साथ एक जेएनयू के कोई प्रोफेसर थे, वो भी थे। तो वो सुबह जाड़े का वक्त था, सुबह 7 बजे अंदर आए। तो प्रोफेसर साहब ने उस व्यक्ति से बोला कि अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो, सुबह सुबह किसी भले मानस के घर जा रहे हो इतने जाड़े के वक्त और दरवाजा में चले जाओगे? तो कहे अरे वो उनका घर थोड़ी ना है, ये हमारा भी घर। कहे कैसे? कहे भारतेंदु जी कौन थे? हिंदी के जनक, और हम सब हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो ये घर तो हमारा भी हुआ ना। तो इस तरह करके लोगों की ये जो भावनाएं हैं, इतने अंदर सुंदर भावनाएं, ये जीवित रखती है, हम लोग को ये प्रेरित करती हैं कि हम इस भवन को उसी यथास्थिति में रखें। जहाँ तक आज उनके भारतेंदु बाबू की 176वीं जयंती की बात है, थोड़ा सा अगर हम उनके परिवार के विषय में आपसे साझा करेंगे कि हम लोग का ये परिवार मुर्शिदाबाद से 1760 प्लासी के युद्ध के बाद काशी आए। काशी आने के पीछे कारण था, उस समय ये जो परिवार है सेठ अमीचंद का परिवार। भारतेंदु बाबू ने जो अपनी वंश परंपरा में बताया है, तो हम अमीचंद जी के वंशज हैं। तो प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने जो उनसे संधि की थी अमीचंद जी से कि आपको हम एक कुछ द्रव्य देंगे जो 30 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन क्लाइव पलट गए अपनी बात से और अमीचंद जी विक्षिप्त होके वहीं पे करीब अवस्था में वहीं रहे। लेकिन उनके एक पुत्र फतेहचंद यहाँ काशी आए। काशी आने के पीछे कारण था, यहाँ उनका ससुराल था। यहाँ आके उन्होंने अपने आप को पुनः स्थापित किया और धीमे धीमे अपने व्यापार को, हम लोग चूंकि अग्रवाल वैश्य हैं और वही बैंकिंग का उन्होंने अपना महाजनी का व्यवसाय था, तो उन्होंने जो शुरुआत की उसमें वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी और काशी नरेश से भी संबंध होने के कारण उनको भी अपना द्रव्य देते थे। बाबू फतेहचंद के बाद उनके पुत्र बाबू हरकचंद हुए। बाबू हरकचंद ने इस जो परिवार की जो वैभवता थी उसको उन्होंने जागृत किया। उनका जो जन्म हुआ 1790 के आसपास और उन्होंने पूरे व्यवसाय को पूरे शहर में अपने आप को ऐसा स्थापित किया कि पूरा शहर उनको मान्य करता था और सब, चाहे काशी नरेश हो और चाहे आम जनता हो, सब उनके साथ लेके चलती थी।
उन्हीं के पुत्र हुए बाबू गोपाल चंद जी। बाबू गोपाल चंद जी से हम लोग के घर में सरस्वती का प्रवेश होता है। बाबू गोपाल चंद जी का जो जन्म होता है वो शुद्धाद्वैत मार्तंड गिरधर जी महाराज के आशीर्वाद से होता है। उनका जन्म हुआ 1832 में और उन्हीं की उनको जो है जैसे अपना व्यवसाय भी करते थे और साथ ही साथ वो गोष्ठियां भी करते थे। तो उन्हीं की एक गोष्ठी में जब 6 वर्ष के बाबू हरिश्चंद्र बोलते हैं अपने पिता से, बाबूजी हम भी कुछ सुनाएंगे, और कह के उन्होंने अपना पहला दोहा ले ब्योड़ा ठाड़े बैठ श्री अमृत सुजान बाणासुर की सैन को हनन लगे भगवान करके उन्होंने सुनाया। उस गोष्ठी में जितने लोग थे सब बड़े आश्चर्यचकित हुए, कितना छोटा बालक इतनी बड़ी बात सुना रहा है। उसीलिए उस समय क्योंकि सब लोग बैठे थे तो ये रिकॉर्ड भी हो गया, सबने सुना और सबके बीच ये दुआ इसीलिए आज भी प्रचलित है। उन्हीं गोष्ठियों में एक गोष्ठी में एक किसी उक्ति का कुछ भाव नहीं समझ पा रहे थे, तो सब अपनी अपनी व्याख्या कर रहे थे। कोई कह रहा कछु कछु वह भगवान को पाया, तो कछुआ भगवान को पाया। तो इन्होंने उसकी एक ऐसी व्याख्या दी कि कुछ कुछ हम लोग ने उस भगवान को प्राप्त किया, जिसको सुन के सबको बड़ा अच्छा लगा और इस तरह से साहित्य से वो उनका जुड़ाव होता चलता। लेकिन थोड़े दिन बाद पितृपक्ष या कुछ उनके पिता श्राद्ध का तर्पण कर रहे थे, तो उनको देख के पिताजी से अपने पूछते हैं, बाबूजी ये पानी में पानी मिलाने से क्या हो? उन्होंने अपना सिर पीटा। अब पिता ने कहा ये लड़का तो अपने कुल को डुबोएगा। उनकी बात इतनी वास्तविक सत्य हुई कि लक्ष्मी का तो हम लोग यहाँ से काफी उन्होंने किया, लेकिन लक्ष्मी के जाने से सरस्वती का यहाँ पे बहुत प्राकट्य हुआ। और आप सोचिए आज 175 वर्ष हो गए, अगर उनके कार्य को देखा जाए तो 155 वर्ष बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी भारी कृपा है ठाकुर जी की और चल रहा है। यहाँ तक उसके बाद भारतेंदु का माता का गोलोकवास मात्र 5 वर्ष की उम्र में हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में पिता चले गए, तो वो काफी स्वच्छंद हो गए। 13 वर्ष में उनका विवाह हो जाता है। उस विवाह पश्चात उनकी ये लोग पूरा परिवार जगन्नाथपुरी की यात्रा करता है। जब 15 वर्ष की अवस्था में जगन्नाथ, तो उस समय जो ट्रेन का जो रास्ता था, तो बंगाल से जब जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने बंग साहित्य पढ़ा। और बंग भाषा आती नहीं थी, लेकिन इतनी विलक्षण बुद्धि थी कि रास्ते भर में बंग भाषा सीख गए और बंग साहित्य को पढ़ा। और वहीं से इनके अंदर जो एक प्रेरणा हुई, जो लौट के जो काशी आए, तो उन्होंने पूरा उनका जो जीवन था वो पूरा बदल गया। शुरुआती पढ़ाई की जो उनकी थी, तो यहाँ पे क्वींस कॉलेज है उसमें हुई, और कुछ दिन तक तो गए स्कूल, फिर छोड़ दिया जाना। बहुत लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि नहीं गए कॉलेज, नहीं तो क्या पता कॉलेज में जाके मजिस्ट्रेट या कुछ ऐसे व्यवसाय उसमें चले गए होते, कोई सरकारी नौकरी में, तो फिर हिंदी का अपना जो ये स्वरूप है शायद न हो पाता। जो भी कारण था, जो भी ठाकुर जी की इच्छा, उस कारण से ऐसा। उस जगन्नाथ यात्रा के बाद जब वे काशी वापस आए और उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में यहाँ पे एक चौखंबा स्कूल की स्थापना की, जो आज हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से प्रख्यात है, जिसमें कई तरह की पढ़ाइयाँ होती है। उसमें मात्र 5 बालकों के साथ शुरू किया। उस समय जो शिक्षा की जो यहाँ व्यवस्था थी, जो घोषाल बाबू का जय नारायण इंटर कॉलेज हुआ करता था, या अंग्रेजों द्वारा कटिंग मेमोरियल इत्यादि स्कूल थे, जो कि आम जनता के पहुंच के बाहर थे। उसकी फीस अथवा उसके किताब कॉपी लेने की सब लोगों में ये संभाव कम थी। तो आपने जो ये 5 बालकों के साथ ये विद्यालय शुरू किया, और उसमें सब कुछ जैसे आज की जो शिक्षा प्रणाली है कि बच्चों को सब कुछ मुफ्त में दिया जाता है, यहाँ तक कि उनके पुस्तक, वस्त्र और स्लेट, खाने पीने का भी उन्होंने प्रबंध किया, और धीमे धीमे उस अपने विद्यालय को आगे बढ़ाया। फिर जैसा कि 1867 में उन्होंने अपना पहला अखबार कवि वचन सुधा का निकाला। अखबार उनको समझ में आया कि वे अंग्रेजों से बड़े प्रभावित थे। भारतेंदु बाबू, चूंकि हम लोग का परिवार अंग्रेजों से बड़ा जुड़ा हुआ, और अंग्रेज उनको लगा कि ये जो अंग्रेज आए ये हम लोग के देश को कुछ सुधारेंगे। आखिर 700-800 साल से जो मुसलमानों के राज्य में जो हिंदू एकदम दब गए थे, तो अंग्रेज हो सकता है उस चीज को खत्म करें और हिंदुओं के धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाएं। थोड़े दिन तक तो उन्होंने देखा और अंग्रेजों की प्रशंसा की। अंग्रेजों के जैसे उन्होंने रेल चलाई, तो कहे रेल चलाने का इतना अच्छा है कि लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे।
लेकिन थोड़े दिन बाद भारतेंदु बाबू को समझ में आया कि नहीं, इनका मुख्य उद्देश्य रेल चलाने का या भारतीयों को पढ़ाने के पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि भारतीय आगे बढ़े। उनको इस तरह का कि हमेशा अंग्रेजों के नीचे ही दबे रहे, ऐसे नौकरी में रहे और कुछ अपना व्यवसाय या स्व अध्याय न करें। तो फिर इन्होंने जब अपना आगे बढ़ने के क्रम में इन्होंने अपने पत्र निकालना शुरू किया। तो पहला पत्र इन्होंने निकाला कवि वचन सुधार, जो कि एक मासिक पत्र था। अब उसका अगर आप देखिए जो सिद्धांत वाक्य था, तो खल गणन सो सज्जन दुखी, मत होई हरिपद मति रहे, उपधर्म छूटे स्वत्व निज भारत लहे, कर दुख बहे। तो पहली बार वो बात कर रहे हैं अपने निज भारत की। वो कह रहे हैं कि हमारा अपना एक देश हो, एक भारत देश हो, अपने स्वत्व की पहचान कर रहे हैं। इसके बाद जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने आगे चल के बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका एक के बाद एक पत्र निकाले, जिससे कि लोगों तक वो आम जन लोगों से जुड़ सके। इसके भारतेंदु बाबू का जो व्यक्तित्व था, जो चरित्र था, वो बहुत ही व्यापक था। 1868 में महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने यहाँ एक नाटक जानकी मंगल खेलने की इच्छा रखी। तो नाटक के लिए आप पहुंचे। तो जब ये वहां पहुंचे अपनी मंडली के साथ, तो वहां देखते हैं कि नाटक आज नहीं हो रहा है। पूछा गया कि नाटक क्यों नहीं हो रहा है, तो कहे कि जो पात्र लक्ष्मण का पात्र करने वाले थे वो बीमार हो गए, तो इस वजह से नाटक नहीं हो पाएगा। सब बड़े दुखी थे। तो बाबू हरिश्चंद्र ने, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उस पात्र को करेंगे। अरे आप करेंगे। अब उसमें दो बात थी, एक तो इतनी जल्दी इतने कम समय में उस पात्र के संवाद को कैसे याद, और दूसरी जो बात कि बड़े घर के लोग नाटक देखने तो जाते थे लेकिन खेलते नहीं थे। अब ये प्रक्रिया थी कि वो नाटक खेलेंगे, वो सामने स्टेज पे खड़े रहेंगे। तो उन्होंने इस मिथ को, इस बात को तोड़ा और स्वयं थोड़ी देर में पहले तो संवाद को याद करके काशी नरेश को सुनाया, और उसके बाद उन्होंने उस नाटक को पूरा खेला, जिससे बहुत प्रभावित हुए लोग और उनके आगे बढ़े। काशी नरेश से भारतेंदु बाबू का विशेष संबंध था। काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह तो उनको अपने नवरत्न की तरह ही रखते थे और बबुआ कहते थे। जब काशी नरेश ने, जो यहाँ रामनगर की रामलीला है तो वो 1800 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन उसके जो संवाद थे वो बहुत परिष्कृत नहीं थे। तो आपने महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने जीव काष्ट स्वामी और भारतेंदु बाबू को साथ लेके कहा कि आप इसके संवादों को ठीक करिए, और आज तक वही संवाद अभी तक चल रहे हैं। उसके आप अभी भी रामनगर की जो प्रसिद्ध रामलीला है, उसमें अभी भी कोई लाइट या उसका कोई प्रयोग नहीं होता। सब जो संवाद होते हैं, कोई माइक का प्रयोग नहीं है, और मताबी में उसको किया जाता है। तो वो उस समय से वो परंपरा चली आ रही है। बुढ़वा मंगल का जो चल रहा है, वो भी आपको अभी आपने वो चित्र देखा, उसके काशी नरेश उस मेले में पधारते थे और भारतेंदु बाबू के साथ वो वजरे थे या उसके जो कच्छा कहा जाता था उस पर विराजमान रह के उस पूरी उस उत्सव को देखते थे। एक बार काशी नरेश बीमार हो गए, तो उस वजह से वो उस उत्सव में नहीं उपस्थित हो पाए। तो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उनका एक कटआउट लेके वहां पे आए और कहे कि देखिए आप लोग कोई दुखी नहीं होइए, काशी नरेश हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। भारतेंदु बाबू ने देखा, उनको 1870 में अंग्रेजों ने ऑनरी मजिस्ट्रेट बनाया। उस समय एक प्रक्रिया थी कि जो शहर के अच्छे लोग हैं उनको मजिस्ट्रेट बना दिया जाता था, जिससे कि वो जज का काम करें और लोगों की छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, जो उनके वाद विवाद है, उसको समझे। जब वो वहां जज बने तब उन्होंने वहां देखा कि जो भाषा है, जो अपनी जो न्यायालय की भाषा है, या तो वो फारसी है अथवा अंग्रेजी है, और जबकि आम जन की भाषा तो खड़ी बोली, अवधी, ब्रज ये है। तो उनको समझ में आया कि लोग, जो सरकार जो बात कहना चाहती है, वो अगर पर्शियन भाषा, फारसी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में कर रही है, तो आम जन तो उसको समझ नहीं पा रहा, और उसको समझने के लिए उसको पैसा देके उसको पढ़वाना पड़ता। तब उनके विचार में आया कि अगर हम लोग की भाषा हो, कोई एक ऐसी भाषा हो जो कि आम जनता की भी भाषा हो और राज्य की भाषा, तो अब कौन सी भाषा हो? तुलसीदास जी अवधी में थे, सूरदास जी ब्रज भाषा में लिख रहे थे, और यहाँ भोजपुरी थी, काशी की भाषा थी, खड़ी बोली थी, थोड़ा सा उधर वेस्टर्न यूपी में।
और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो इनके गुरु थे और जो इनको अंग्रेजी पढ़ाते थे, इसलिए उनको हमेशा गुरुवर कहते थे, तो वो चाहते थे उर्दू को राष्ट्र की भाषा बनाया जाए और राजा लक्ष्मण सिंह जी संस्कृत को चाहते थे। तो भारतेंदु ने देखा न तो उर्दू है न संस्कृत, आम जनभाषा, आम आदमी इस भाषा को नहीं समझ सकता। तो उन्होंने उस समय फिर हिंदी एक इन्होंने कोई, जैसे उनको आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता, लेकिन हिंदी तो उन्होंने, आप सब तो खुद ही विद्वान हैं, हम आपसे क्या बताएं, लेकिन हिंदी तो बहुत पुरानी भाषा है। चंद बरदई, पृथ्वीराज रासू 1192 में उस भाषा में लिख रहे हैं, अमीर खुसरो उसमें लिख रहे हैं, लेकिन उस भाषा में साहित्य बहुत कम था। तो उन्होंने सोचा कि इस भाषा, खड़ी बोली में हम लोग साहित्य का समावेश करें, उसको परिष्कृत करें, उस भाषा में नई नई चीजों को जोड़ें, तब ये भाषा आम जन की भाषा। ज्यादातर लोग हिंदी को जो है गंवारू भाषा कहते थे, यहाँ तक कि 1882 में जो एक हंटर आयोग बना, एजुकेशन कमीशन, तो उसमें सर सैयद ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये गंवारू भाषा। तो भारतेंदु बाबू ने जवाब दिया कि ठीक है, ये गंवारू भाषा है, जरूर आप कह सकते हैं, लेकिन आप अपने मुनीब से पूछिए कि वो जब अपने घर में बात करते हैं तो वो किस भाषा में बात करते हैं। और हिंदी जरूर ऐसी है, आम जन की भाषा है और इसको सब समझ सकते हैं। और इसीलिए 1877 में, जैसे आज ये सभा हो रही है, हिंदी प्रयागराज में हिंदी वर्धनी सभा में उन्होंने भाषण दिया और उसी जो 98 दोहे उन्होंने कहे, उसी में जो मूल धोआ, निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति को मूल, कह निज भाषा ज्ञान मिटत न हियो को सूल, करके एक ही हिंदी भाषा को प्रचलित किया। उसके लिए अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी 1875 में हिंदी भाषा को लेकर, जैसे पहले तो वो संस्कृत में करते थे, लेकिन फिर उन्होंने भी हिंदी भाषा में अपना काम शुरू किया। दयानंद सरस्वती जी से तो थोड़ा सा इनका विरोधाभास था ही शुरू में। दयानंद सरस्वती जी वेद परंपरा को जानते थे और भारतेंदु बाबू सनातनी परंपरा से थे। तो एक बार हुआ कि हम इनसे शास्त्रार्थ करें। अब स्वामी जी से शास्त्रार्थ करना तो बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन ये हुआ कि भारतेंदु जी अपनी मंडली के साथ पहुंचे और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हुए। स्वामी जी कुछ कहें तो उनकी जो मंडली ढोल मंजीरे के साथ वहां बैठी थी, तो स्वामी जी कुछ कहें तो उसको वो कहे नहीं नहीं सब गलत है और ढोल मंजीरा बजाएं। तो जब भारतेंदु बाबू कुछ बात कहें तो उसको वो लोग कहे हाँ हाँ यही ठीक है। स्वामी जी भी ने कहा कि ऐसे शास्त्रार्थ को हमारे लिए तो संभव नहीं, लेकिन स्वामी जी से उनका बहुत विशेष संबंध था और उनके संपादक मंडल में थे। वो जो अपना ये हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक मंडल में उन्होंने उनको रखा था। और स्वामी जी का जो गोवध के प्रति जो भाव था, उन्होंने, भारतेंदु बाबू ने उस समय 60,000 लोगों का अपना सिग्नेचर लिया कि उससे वो जो है कि गोवंश की हत्या बंद होनी चाहिए। साथ ही जब भी स्वामी जी काशी आए तो उनको लेने स्टेशन पे भारतेंदु बाबू और शाह माधव था, ये दो लोग हमेशा जाते थे। भारतेंदु बाबू हमेशा गुनियों का और सबका आदर करते थे और सबसे बड़ी बात, वो आम जनता से बड़े जुड़े थे। कोई भी बात हो, जैसे वो कई त्योहार, कई उत्सव को मनाते थे। सबसे ज्यादा उनको शौक था कि जैसे एक बार एक नोटिस शहर में निकल गई कि एक जो है गोरी मेम आई है और जो गंगा जी में दशाश्वमेध से इस पार से उस पार खड़ाऊ पहन के जाएंगे। तो सारे लोग के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ, कहे ये इस अमुक दिन 4 बजे ये कार्यक्रम घाट पे होगा। तो पूरे लोग इकट्ठा हो गए, घाट में भयंकर भीड़ हो गई और लेकिन 4 बजे कोई नहीं आया, 4:15 हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं एक बैनर, एक नाव पे एक व्यक्ति आ रहे हैं, एक बैनर लिए थे, अप्रैल फूल, और उन्होंने इसको उस पर लगाया और साथ ही उन्होंने ही ये प्रकरण का वो किया था कि लोगों को एक साथ जोड़ा जाए, एक जगह बुलाया जाए। इसके अलावा वो अंग्रेजों की जो बात थी उसको वो बड़े अच्छे से प्रस्तुत करते थे। अंग्रेजों में उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स काशी आए, तो अंग्रेज कलेक्टर ने यहाँ पे लोगों को 500 रुपए कहा कि आप 500 रुपए दीजिए और उनके साथ रात्रि भोज का आनंद लीजिए। अब भारतेंदु बाबू को ये बड़ा नागवार लगा, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने मशालची को उसमें 500 रुपए देके भेज दिया, अच्छे कपड़े वस्त्र पहना के भेजा और कहा कि कुछ शब्द उनको याद करा दिए। जब स्वयं उनका परिचय हुआ कि कलेक्टर साहब एक के बाद एक लोगों से परिचय करा रहे थे, तो जब प्रिंस ऑफ वेल्स से इनसे परिचय कराया तो कहे आप कौन है, कृपया अपना परिचय दीजिए। तो कहे आई एम टॉर्च बेयरर ऑफ हरिश्चंद्र, आई हैव शोन लाइट टू हिज फादर
my father has shown light to his father, my grandfather to his grandfather. Now I show light to Harishchandra. I am here because I have paid 500 rupees. इस तरह करके उस समय उन्होंने चीजों को बड़े आराम से स्वाभाविक तरीके से लोगों से बात, अंग्रेजों से वैमनस्य था, लेकिन वो जानते थे कि अंग्रेज ही इस समय राज्य में है, तो उनको भी नकारा नहीं जा सकता। उस समय सर विलियम वुड ने यहाँ काशी में एक टैक्स लगाया, तो जिस ग्रीकर करके, तो लोगों को बड़ी वो दिक्कत हो रही थी उस टैक्स से। तो इन्होंने क्या किया कि विलियम न्यूसन जो है घाट पे घूम रहे थे, तो घाट को खूब अच्छे से सजवाया और एक नाव पर एक बैनर लेके प्रस्तुत हुए जिसमें लिखा था कि आपसे अनुरोध है कि कृपया इस टैक्स को, हम लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि इस टैक्स को माफ किया जाए। भारतेंदु बाबू के अंदर जो और सब कलाएं थी, जैसे उनके जो नाटक थे, जैसा आपने जिक्र किया अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा ये एक कालजयी रचना है और इस रचना को आप देखेंगे हमेशा प्रासंगिक है। किसी भी समय ये रचना को आप प्रस्तुत करें, देखें, समझें तो आप देख सकते हैं। इन्होंने जो सबसे पहला नाटक जो विद्या सुंदर, बंगला नाटक का अनुवाद था, वो लिखा। इनके मित्र बालेश्वर बाबू ने कहा कि आप तो बहुत से नाटक लिखते हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी कोई नाटक लिखा। उस नाटक में उन्होंने फिर सत्य हरिश्चंद्र लिखा। साथ ही स्त्रियों के लिए कि हमारी भारतीय स्त्रियां कहीं से कमजोर नहीं है, इसको अपनी आर्य स्त्रियों को जागृत करने के लिए नील देवी नाटक भी लिखा। इस तरह करके उनके जितने भी चीजें, डॉक्टर साहब समय का कृपया ध्यान बता दिया जाएगा जब भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि हमको तो बोलते ही रह जाएंगे, आपको ज्यादा वो ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। और क्यों आगे भी कई होंगे प्रसंग हम लोग होंगे तो देख लिया जाए, ज्यादा ना हो जाए। जब भी हो तो आप बता दिया जाएगा। टाइम का विशेष आप ध्यान देखें। हम तो क्योंकि अपने परिवार की बात है तो इसलिए बोलने में तो कई संस्मरण है, कई चीजें हैं जो रहती चलती चली जाएंगी। तो आप जब भी आपको लगे कि नहीं बहुत हो गया, कृपया जो है रुका जाए, तो आप तुरंत उस समय आप कहेंगे तो मेरे ख्याल 10 मिनट बोल दीजिए, आप 10 मिनट में वाइंड अप कर दीजिए, है ना? अच्छा, जी जी जी। जैसे इनके बारे में इनकी जो बहुत सारी गलतियां हैं, जो सबसे बड़ी थी कि ये दानशीलता इनके अंदर बहुत। तो इनका जो सबसे बड़ा चीज था कि लोग कहते थे इतने दानी क्यों दान करते हो, कोई भी याचक आया कुछ भी मांगा तो तुरंत क्यों दे दे। तो कहे इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमारे पिता का दोष है। क्या पिता का दोष है? क्या उन्होंने हमारा नाम हरिश्चंद्र रख दिया, तो हम क्या करें। तो जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे न जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। इस तरह तो हमको ये करना पड़ता है। दूसरा, जैसे इनकी जो एक प्रवृत्ति थी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हो रही थी कि इतनी दानशीलता थी इनमें कि कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए रात का समय है, कोई व्यक्ति बैठा है, उसको जाड़ा लग रहा है, तो तुरंत चाहे अपना दुशाला कैसा भी दुशाला हो, तुरंत उसको बढ़ा देते थे। कोई याचक आया कि हमारे यहाँ ये शादी है, हमारे यहाँ ये कार्य है, तो उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। जितने भी विद्वान आए, सबको शहर में जो भी इनके पास आता था उसका यथोचित सम्मान करते थे। इतना ज्यादा इनके अंदर ये था कि कोई अगर कुछ भी इनसे कह दे, जैसे जो गोपाल मंदिर के महाराज जी थे, तो मुंबई से एक महाराज जी आए, तो उस दिन ये आप गए उनका दर्शन करने, तो मोती का एक बड़ा भारी कंठा पहन के गए। महाराज जी ने ऐसे ही स्वाभाविक तौर पे कह दिया, अरे बाबू बड़ा सुंदर आपने ये कंठा पहना। तुरंत उस कंठे को उतार के कहे कि ये आपके श्री चरणों में अर्पित। कोई कुछ भी कहे, उनको जरा भी संकोच नहीं होता इस तरह। लेकिन जब ये सब चीजें होने लगी तो महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जो इनके बड़े खास थे, तो महाराज ने कहा, बबुआ देखो थोड़ा सा संभल के चलो, नहीं तो कैसे काम चलेगा, अपना घर देख के काम करना चाहिए। तो महाराज की बात को समझ गए और कहे, इस धन ने हमारे पूर्वजों को खाया है, मैं इसको खा जाऊं। तो अब यहीं पे वो बात आती है जो वो प्रकरण अमीचंद जी वाला, कहीं ना कहीं उनके मन में ये बहुत अंदर से था कि अमीचंद ने जो किया, भले ही जो भी क्लाइव ने किया, सिराजुद्दौला ने उनके साथ जो भी किया, लेकिन देश के लिए अमीचंद का जो व्यवहार था वो बहुत अलग था। तो और वो सारा काम उन्होंने इस धन के लिए किया, तो उस धन को वो खत्म करना चाहते थे। एक दिन बैठे हुए थे और मोमबत्ती से, उस समय
जो मोमबत्ती तो नहीं, जो अपना लैंप उस पे नोट जला रहे थे। तो उनके जो गंगू करके उनका एक सेवक था, तुरंत आया, अरे अरे बाबू साहब ये क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हम देख रहे हैं लक्ष्मी में कितनी दुर्गंध हो। कह रहे मतलब, तो उस समय होता क्या था कि जो नोट छपते थे तो उसमें चमड़े की एक झिल्ली होती, तो जब आप उन नोट को जलाएंगे तो वो चमड़ा जलने से एक दुर्गंध आती। तो कहे वही हम देखना चाह रहे हैं कि इस लक्ष्मी में कितनी दुर्गंध है। दूसरी, जब इनका बहुत सा इस तरह धन व्यय करने लगे तो इनकी नानी, माता का तो बहुत जल्दी हो गया था, इनके नानी के 2 ही वारिस थे, तो जो बाबू गोकुल चंद जी। एक चीज हम यहाँ कहना आपसे पहले बताना भूल गए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से जो हमारा संबंध है, वो हमारे दादाजी के भाई थे, सगे भाई। भारतेंदु बाबू स्वयं 2 भाई थे, बाबू हरिश्चंद्र और बाबू गोकुल चंद जी। हम लोग बाबू गोकुल चंद जी के वंशज हैं। बाबू हरिश्चंद्र की एक कन्या है विद्यावती जी, और उनके फिर उनसे उनको 5 बेटे हुए और एक कन्या। उसमें जो सबसे बड़े बेटे थे बाबू ब्रजरत्न दास जी, जिन्होंने, जो उनके दौहित्र थे, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी। दूसरे बाबू ब्रजरमन दास जी, इन्होंने बड़ा भारी व्यवसाय किया साड़ी का, और उन सब लोग यहाँ अभी भी हैं, काशी में ही हैं, और उनकी एक साड़ी की गद्दी हम लोग इसी भारतेंदु भवन में ही है, और अभी भी हम लोग का उनसे संबंध उसी प्रकार से चल रहा है। तो जब नानी ने देखा कि ये तो सारा धन इसी तरह अपना लुटाते जा रहे हैं, तो परिवार का क्या होगा, तो उन्होंने उनका बंटवारा कर दिया। तो बंटवारा में जो काम किया कि अपना जो जितना भी चीज था सब उनको, आधा उनको दिया और आधा बाबू गोकुल चंद जी। साथ ही कुछ धन ठाकुर जी की सेवा के लिए उन्होंने अलग कर दिया, कि जिससे कि ठाकुर जी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं होने पाए। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का तो धन जो है बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था, कितना भी अथाह समुद्र हो, अगर कोई जल की व्यवस्था नहीं रहेगी तो कुछ समय बाद जो है इन्होंने अपना सारा धन सब लोगों को दान में दे दिया। लेकिन गोकुल चंद जी से इनका इतना संबंध था, इसके बाद तो इसलिए इनको जो थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई, तो लेकिन कभी कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। इतना परेशान होते हुए भी जैसे इनको लोग जो है तंग करते थे, लोग बोलते थे, इनसे हमेशा कुछ ना कुछ आशा करते थे। तो एक बार कोई जमींदारी से, उस समय कुछ 4,000 या 8,000 रुपए कहीं जमींदारी से आए, तो इनके साथ के मित्र ने कहा इनके, अरे बाबू साहब आपसे तो पैसा बचेगा नहीं, आप तो इसको कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे। तो बाबू साहब ऐसा करते हैं, हम इस पैसे को अपने पास रख लेते हैं, आपको जब जरूरत होगी तो हम दे देंगे। बाबू साहब ने कहा हाँ ये तो बड़ा अच्छा बात है, तो अपने पास रख लो। थोड़े दिन बाद वो सुबह सुबह दौड़ते हुए आए, बाबू साहब, अरे बाबू साहब गजब हो गया, गजब हो गया। तो क्या हो गया कि वो जो आपने हमको धन दिया था तो चोर उठा ले गए, साथ आपका तो पैसा ले ही गए, मेरा भी पैसा उठा ले गए। तो कहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमको तो नहीं उठा ले गए ना, तुम रहो, ठीक है कोई बात नहीं, धन तो आने जाने की चीज है, जो आती रहेगी उसकी तो चिंता नहीं करो। इसी तरह इनका जीवन काल चलता रहा, कई कई काम करते रहे। अंत में ज्यादा फिर उनका जो अंतिम समय था, तो उस दिन 2 जनवरी को इनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई, और जब तबीयत खराब हुई 3-4 दिन की तबीयत खराब होते होते 6 जनवरी की सुबह जब उनका हाल जानने के लिए आई नौकरानी, तो उन्होंने पूछा कि क्या हाल है आपका बाबू साहब। तो कहे कि अब जो है हमारे जीवन का जो है नित्य नया सीन लिखा जा रहा है। एक दिन ज्वर का, दर्द का और एक खांसी का सीन हो चुका है, देखें लास्ट नाइट कब होती है। और इस तरह करके थोड़ी देर बाद उनका गोलकवास हो जाता है, कह के बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार भाई दीपेश जी, आपने भारतेंदु जी के जीवन के कुछ ऐसे अनमोल प्रसंग, भावुक कर देने वाले प्रसंग, उनकी उदारता से जुड़े हुए कुछ किस्से, और किस तरह से उनका लेखन के प्रति जुड़ाव रहा, उन सारे किस्सों को आपने जिस तरह से सुनाया, और इस फिल्म के माध्यम से उस भारतेंदु भवन का जहां उन्होंने लिखा, और न सिर्फ लिखा बल्कि ऐसा अद्भुत लेखन किया जो कालजयी हो गया है। बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। कोई प्रश्न होंगे, और यदि आपके पास समय रहा तो इस जो अपना दूसरा वक्तव्य है डॉक्टर प्रणव शुक्ला का, उसके बाद अपन प्रश्नोत्तर में कुछ बात कर सकेंगे, है ना। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रणव शुक्ला को।
सारिका जी, आपका माइक का आप जरा बंद कर लें। सारिका जांगिड़ जी। डॉक्टर प्रणव शुक्ला, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया था कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और हिंदी का अध्ययन अध्यापन आप कर रही हैं। आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी उसी में आपका जो एक कहना चाहिए कि प्रतिभा है वो लक्षित रही और आपने लगभग सभी परीक्षाओं में न सिर्फ प्रथम श्रेणी प्राप्त की बल्कि विशिष्ट योग्यता के साथ, और एमए में तो आपने स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके। निराला की लंबी कविताओं में राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति में त्रासदीय तत्व, इस विषय पर आपका डिसर्टेशन था। और उसके बाद हिंदी उपन्यासों में प्रवासी जीवन अध्ययन और विश्लेषण विषय पर आपने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पिछले लगभग 15 वर्षों से आप राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में सेवा कर रही हैं और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में आप पढ़ा रही हैं। आपके निर्देशन में 6 विद्यार्थी अभी पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं और साहित्य के विभिन्न आयामों पर आपका निरंतर लेखन और संपादन कार्य हो रहा है। उनकी अब तक 15 पुस्तकें साहित्य की विभिन्न विधाओं पर प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें गिरधर की अनमोल कुंडलियां, कबीर के सुबोध दोहे, मीरा पदावली, तुलसी काव्यत्रयी, काव्यांग मंजरी, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना तथा हिंदी सिनेमा और नव विमर्श प्रमुख है। इसके अतिरिक्त उनके 50 से अधिक शोध आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। शोध आलेखों के साथ साथ आपकी अनेक कहानियां और कविताएं भी निरंतर साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं। डॉक्टर प्रणव शुक्ला ने साहित्य, संस्कृति और शिक्षा के विभिन्न मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने अनेक संगोष्ठियों में सत्रों की अध्यक्षता की है और अनेक इस तरह के राष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध पत्रों का वाचन भी किया है। राजस्थान पुलिस अकादमी सहित अनेक संस्थाओं में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी आपको निरंतर आमंत्रित किया जाता रहा है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ 1 दशक से अधिक समय तक आपका सक्रिय जुड़ाव रहा है और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में 40 से अधिक पुस्तक समीक्षाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, अखिल भारतीय युवा साहित्यकार परिषद बनारस, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, पुनरुत्थान साहित्य सप्तक, संपर्क संस्थान, भारतीय हिंदी परिषद आदि की आप सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विश्वविद्यालयों की पाठ्यक्रम समितियों और कर्मचारी चयन आयोग राजस्थान के 7वीं विषय विशेषज्ञ के रूप में आप संबद्ध हैं। आपके साहित्यिक और शैक्षणिक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं, जिनमें मेधावी छात्रा सम्मान 2008, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल सम्मान, वाचस्पति सम्मान, इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस, रमेश वर्मा स्मृति सम्मान, कर्मठ युवा सम्मान और सावित्रीबाई फूले महिला शिक्षक सम्मान, इनसे भी आपको अलंकृत किया गया है। डॉक्टर प्रणव शुक्ला केवल एक उत्कृष्ट शिक्षक और शोधकर्ता के रूप में ही नहीं है, बल्कि साहित्य, सिनेमा, संस्कृति और सामाजिक चेतना के सक्रिय हस्ताक्षर के रूप में भी आप पहचानी जाती हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में आपका जो कुछ अनुभव है, अध्ययन अनुसंधान है, उसके बारे में अपने कुछ अनुभव साझा करें। डॉक्टर प्रणव शुक्ला। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इस 178वीं कम्युनिकेशन टुडे वेबिनार श्रृंखला में इस आभासीय पटल पर आमंत्रित किया। साथ ही बहुत ही देर से दीपेश चौधरी जी को सुन रही हूँ और मुझे एक प्रसंग इस दौरान अनायास याद आ जाता है। मेरे दादा काशी विश्वनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। हम अक्सर 1 महीने में, जब हम लोग छोटे थे तो 1 महीने में एक बार काशी जरूर जाया करते थे। और मेरे दादा का एक स्लोगन हुआ करता था, एक नारा हुआ करता था। वो कहते थे, इस मंच के माध्यम से साझा कर रही हूँ, अपनों का मंच है, अपना मंच है, इसलिए कह रही हूँ। वो कहते थे, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ को, भैया को पता होगा, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ को धाम, मरने पर मुक्ति मिले और जियत लंगड़ा आम। मेरे दादा तो हर महीने हम लोग जाया करते थे। वहां ठठेरी बाजार में एक घर सा बहुत आलीशान सा बना हुआ आता था। तो हम जब बाहर से निकलते थे तो हमारे दादाजी कहते थे, इस घर को प्रणाम करो। तो हम वहाँ, चूंकि बनारस में हर घर में मंदिर था, अब तो खैर नहीं है, पर उस दौर में मंदिर था,
और हम लोग हर मंदिर को प्रणाम करते करते उगता जाते थे। लेकिन जब वो घर वहां आता था तो हम ये पूछते थे, प्राय मेरे बुआ के बेटे तो पूछते ही थे कि कौन सा मंदिर है ये, आप कभी अंदर तो लेके ही नहीं जाते। बोले जब समय आएगा तब लेकर जाऊंगा। ठठेरी बाजार में फिर कालांतर में समय निकलता चला गया और वो दिवंगत हो गए। फिर एक दिन मैं मेरे हस्बैंड के साथ काशी गई, तो मेरी बड़ी उत्सुकता जागी कि एक बार मैं देखकर तो आऊं कि ठठेरी बाजार में जिस घर को वो प्रणाम करवाते थे वो घर कौन सा है। तब पहली बार उस घर को देखा और तब जाना कि सच में वो क्यों प्रणाम करवाते थे। आज इस वेबिनार सर से जब चर्चा हो रही थी, सर ने कहा कि इस जो वेबिनार का विषय रखेंगे भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, तो मैंने कहा हाँ सर रख लीजिए, क्योंकि पत्रकारिता, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता की आवश्यकता अब हम लोगों को वास्तव में पड़ने लगी है। उस व्यक्ति को हम लोगों के याद करने का दिन है जिसने स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वाभिमान की बात की। उस व्यक्ति को हम लोगों को याद करने का दिन है 9 सितंबर, जिसने ये कहा कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा उन्नति बिना मिटे नहीं एको शूल। ये दिवस उस व्यक्ति को याद करने का दिन है जो भारतीय नवचेतना का अग्रदूत कहा जाता है। उस व्यक्ति को याद करने का दिन है जो हिंदी नवजागरण काल का शलाका पुरुष कहा जाता है। अपनी 39 वर्ष की भैया जैसा बता रहे हैं कि अपनी 39 वर्ष के मिजाजी व्यावहारिक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और एक बार मैंने उन पर एक रेखा चित्र लिखने की प्रतियोगिता हुई थी और मेरा वो रेखा चित्र प्रथम स्थान पर आया था। मैंने उस रेखा चित्र का शीर्षक दिया था बरसात की एक रात। तो बचपन में भारतेंदु जी का घर मेरा देखा हुआ था। मैंने कल्पना की थी उस रेखा चित्र में कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र गेट को पकड़े हुए, दरवाजे को पकड़े हुए खड़े हैं और जूही की लता वहां पर जूही की लता चढ़ी हुई है, मोगरे की खुशबू प्रांगण आंगन में विद्यमान है और उनके घुंघराते हुए लहराते हुए बाल उनके कंधे पर गिर रहे हैं और बरसात टपक रही है। और मैंने कोई एक प्रेम नदी की छाया में रामचंद्र शुक्ल का संस्मरण है, उसमें वहां एक चित्र छपा हुआ था, उसको देख करके वो बरसात की रात रेखा चित्र लिखा था। कभी अपने बचपन में वो प्रथम भी आया था। तो हम जब भारतेंदु बाबू की पत्रकारिता की बात करते हैं तो लगभग 1867 से लेकर के 1900 तक यह पत्रकारिता चलती है, जिसका एक छोर है कवि वचन सुधा और जिसका अंतिम छोर है सरस्वती। ये दोनों पत्रिकाएं उस भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के योगदान को हमें याद दिलाती हैं। और हम बात करते हैं कि उस जमाने में जब महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें भी वह व्यक्ति महिलाओं के लिए पत्रकारिता कर रहा है। उस जमाने में पत्रों की संख्या 300 से लगभग 350 थी और हरिश्चंद्र मैगजीन और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त सरस्वती लगभग 27 वर्षों की ये जो यात्रा है, इसमें 300 से 350 की ये जो पत्रों की संख्या है ये नागपुर तक फैले हुए थे। मासिक पत्रों में निबंध, नवल कथा जिसे हम आजकल उपन्यास कहते हैं, उस समय नवल कथा कहते थे, वार्ता आदि के रूप में स्थायी संपत्ति रहती थी। और कुछ अधिकांश पत्र जो थे वो 10 से 15 पृष्ठों तक नहीं जाते थे और जिन्हें हम आज के दौर में उन पत्रों को देखते हुए विचार पत्रों की संज्ञा देते हैं। भैया ने भारतेंदु जी के जीवन पर और उनके संस्मरणों पर बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं अपनी जो बात का विषय है, जो अपनी वार्ता का विषय है, वो सिर्फ भारतेंदु युगीन पत्रकारिता पर केंद्रित करूंगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 19वीं शताब्दी के 25 वर्षों का आदर्श जो थी वो भारतेंदु की पत्रकारिता थी। कवि वचन सुधा 1867 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1874 में, श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 में, बाला बोधिनी स्त्री जन की पाक्षिक पत्रिका थी 1874 में। भारतेंदु जी ने इन सभी पत्रिकाओं का प्रणयन किया और उनकी जो टीका टिप्पणी थी वो सभी जगह मशहूर थी, लोग घबरा थे। और कवि वचन सुधा के पंचों जो पंच थे उनसे रुष्ट होकर काशी के मजिस्ट्रेट ने भारतेंदु के पत्रों को शिक्षा विभाग में लेना भी बंद करा दिया था। इसमें संदेह नहीं कि भारतेंदु जी पूर्णतः निर्भीक व्यक्ति थे और उन्होंने नए नए पत्रों को प्रोत्साहन दिया, जिसमें से एक पत्र था हिंदी प्रदीप, भारत नवजीवन, अनेक पत्रों का नामकरण भी उन्होंने किया
और इस युग के लगभग सभी पत्रकार उन्हें ऋणी थे, उनको अग्रणी अपना मानते थे। और भारतेंदु जी के प्रोत्साहन से जो पत्रकार यहाँ पर आए, उनमें पंडित रुद्रदत्त शर्मा भारत मित्र के, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप 1877, दुर्गा प्रसाद मिश्र 1878, पंडित सदानंद मिश्र जिनका पत्र था सार सुधा निधि, पंडित वंशीधर सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये राजस्थान में था, उदयपुर में चलता था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी, देवकी नंदन त्रिपाठी प्रयाग समाचार, राधाचरण गोस्वामी जिनके पत्र का नाम भारतेंदु था, पंडित गौरी दत्त देवनागरी प्रचारक, राजा रामपाल सिंह, प्रताप नारायण मिश्र जिनका पत्र हम जानते हैं ब्राह्मण, अंबिका दत्त व्यास पीयूष प्रवाह, बाबू रामकृष्ण वर्मा, पंडित राम गुलाम अवस्थी, योगेश चंद्र बसु, पंडित कुंदन लाल और देवकी नंदन खत्री और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऐसे बहुत सारे जो है पत्रकार हैं जिन्हें भारतेंदु जी ने प्रश्रय दिया और भारतेंदु जी के माध्यम से उन पत्रों का हमारे बीच में प्रणयन हुआ और वो पत्र हमारे बीच में आए। सरस्वती और सुधाकर 1900 में आए, ये इनको छोड़ दिया जाए तो भी जो भारतेंदु युगीन पत्रकारिता है वो अपने युग की आदर्श पत्रकारिता कही जाएगी। लगभग 25 वर्षों में एक बहुत ही उल्लेखनीय तथ्य है कि 1874 में उन्होंने बाला बोधनी के नाम से पहला स्त्री मासिक पत्र चलाया। और हम एक बात देखेंगे भारतेंदु जी की कि उन्होंने स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं किया। जितने ये पुरुष नाम मैंने लिए, मैं कुछ स्त्री नाम ले रही हूँ कि उनको इस पत्रिका को पढ़ने के बाद कौन सी स्त्रियां, महिलाएं इस क्षेत्र में उतरी। भारत भगिनी एक पत्र आता था जिसकी लेखिका, जिसको चलाने वाली थी हर देवी, 1888 में ये चला। सुग्रहिणी हेमंत कुमारी जिसकी लेखिका थी, 1889 में ये चला। ये दो महिलाएं भारतेंदु बाबू के बाला बोधनी के निकालने के बाद ये महिलाओं के ये जो पत्र हैं, आप सोचिए, एक बार कल्पना कीजिए कि कितना कठिन होगा महिलाओं का पत्र निकालना। लेकिन इन दोनों महिलाओं ने जो है भारतेंदु बाबू को अपना आदर्श बना करके और ये पत्र चलाए हैं। आर्य समाज और सनातन धर्म उस वक्त सक्रिय थे, तो मैं कुछ पत्रों के नाम ले रही हूँ जो उस जमाने में बहुत अधिक सक्रिय थे, जैसे हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, क्षत्रिय पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, भारतेंदु, देवनागरी प्रचारक, वैष्णव पत्रिका, कवि के चित्रकार, नागरी नीरद, साहित्य सुधा निधि और बहुत सारे बहुत अधिक फेमस जो पत्र थे वो सब भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की दिशा को पकड़ के हम लोगों के समक्ष आए हैं, जिसमें स्त्री पत्रकारिता उस वक्त से हमारे बीच में मौजूद है। भारतेंदु युगीन पत्रकारिता का महत्व क्या है? ये हम भूल नहीं सकते कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र वह व्यक्ति है जिसने हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास की नींव रखी, राष्ट्रीय चेतना और नव जागरण को बढ़ावा दिया और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस पत्रकारिता का सबसे बड़ा योगदान जो है वो ये है कि इस माध्यम से खड़ी बोली का मानकीकरण हुआ, हिंदी की अनेक गतिविधियां विकसित हुई और स्त्री शिक्षा एवं समानता जैसे मुद्दों पर वैचारिक क्रांति आई। उस व्यक्ति का यह योगदान है। अगर मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत समय तक जीते या कुछ और समय जी जाते तो बहुत कुछ हम उनसे प्राप्त कर सकते थे। ये हमारा कुछ कहेंगे कि वो बहुत अल्पायु में चले गए, लेकिन भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से जब उन्होंने ये कहा 1873 में कि हिंदी नई चाल में ढली और चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी को पुरानी हिंदी कहते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि हिंदी और भाषा के विकास में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र अपना क्या योगदान देते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने एक बहुत अच्छा कार्य ये किया कि उन्होंने युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद और ब्रिटिश सामंतवाद पर जो प्रहार किया, कुरीतियां, जमींदारी, पाखंडों के प्रति उन्होंने हमने सबने अंधेर नगरी प्रहसन देखा है, हम लोग सब उसको पढ़ते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ही लिखते थे और किसी की लेखनी में अभी तक इतनी सामर्थ्य पैदा नहीं हुई कि वर्तमान के शासन को चुनौती देकर के इस तरह का प्रहसन लिख सके। और उन्होंने साहित्य और समाज का संगम किया। जैसे भैया ने बताया कि एक कक्षा हुआ करती थी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, उस दौरान समस्या पूर्ति एक हुआ करती थी, तो उसमें एक स्लोगन दिया जाता था। जैसे एक था, मुझे पता है,
मैंने कहीं पढ़ा है, इसमें लिखा था कि पपीहा जब पूछे पीव कहाँ, तो इस अंतिम पंक्ति ये होती थी और फिर इसको बना करके वो समस्या पूर्ति कही जाती थी। प्रताप नारायण मिश्र ने एक पूरा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम समस्या पूर्ति सर्वस्व है। तो इस तरीके की समस्या पूर्ति के माध्यम से समाज के जो लोगों के बीच अपने विचारों को रखना और उस समस्या पूर्ति के द्वारा भाषा का परिष्कार और परिमार्जन करना और नई साहित्यिक विधाओं की जो शुरुआत उन्होंने की, हम भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की देयताओं को, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के प्रसाद को कभी भी नहीं भूल सकते। और उन्होंने जो कवि वचन सुधा के माध्यम से जो पत्र निकाल करके और जन जागरण की जो मिसाल कायम की, वो आज तक दुर्लभ है। मतलब आप ये देखिए कि उस समय में जब अंग्रेजों का शासन काल है, अंग्रेजों की जो सत्ता है, जो इतनी मतलब उस समय ये कहेंगे कि बहुत अधिक प्रबल थी और उस जमाने में वह व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है, तो युगीन पत्रकारिता तो थी ही, साथ ही साथ हिंदी भाषा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में भी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का योगदान हम मानते हैं। चेतना का और जन जागरण का जो जयघोष भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है, उसके लिए भारत सदैव भारतेंदु हरिश्चंद्र का ऋणी रहेगा, क्योंकि उस जमाने में उन्होंने ऐसी नई साहित्यिक विधाओं के माध्यम से न केवल पत्रकारिता बल्कि रेखा चित्र है, संस्मरण है। क्योंकि देखिए पत्रकारिता 1800 मैं समझती हूँ 26 में जब उद्दंड मार्तंड निकला कलकत्ता से, सर मैं ठीक बोल रही हूँ? पंडित जुगल उद्दंड नहीं, उदंत है, उदंत मार्तंड निकला 30 मई 1826। हाँ, पंडित जुगल किशोर शुक्ल उसको निकालने वाले थे। वो पहला पत्र माना जाता है हमारा। तो तब देखिए उस वक्त क्या स्थिति थी, और उसके निकलने के 1867 में जब कवि वचन सुधा या 1874 में हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसी मैगजीन निकल रही हैं, इस अंतर का मतलब क्या है? इस अंतर का मतलब ये है कि प्रबलता पूर्वक उन सब चीजों को रोका गया जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर भारतवासी जो है उनको अभिव्यक्ति की या पत्रकारिता की स्वतंत्रता मिल जाएगी तो उनकी चीजें धीरे धीरे बाहर आने लग जाएंगी, वो एकजुट हो जाएंगे। और ये भारत को एकजुट करने का कार्य किसने किया? वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने किया। जब हिंदी प्रदीप आया 1877 में, तो हमारे जो पुरखे हमें बताते हैं कि जो महिलाएं थी ना, वो हिंदी प्रदीप के अंकों 10 पेज का छपता था वो, और उसको सिलाई की मशीन के नीचे रख के और उनकी सिलाइयां कर दिया करती थी, ताकि हमारी पीढ़ियां उनको पढ़ सके, उनके विचार जान सके। उसमें प्रताप नारायण मिश्र का मेरी दादी बताती है, मैंने नहीं देखा, हो सकता है कभी देखने का मौका मिले। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की श्रृंखला उसमें छपती थी, जिनके शीर्षक हुआ करते थे दांत, हों, इस तरीके से उनके शीर्षक हुआ करते थे। और प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का छोटा छोटा टुकड़ा उसमें छपा करता था, और वो काफी फेमस बालकृष्ण भट्ट का वो हुआ। फिर उसके बाद बद्री नारायण चौधरी की आनंद कादम्बिनी निकली। तो महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाएं निकली, पत्र प्रकाशित हुए, चाहे वो विचार पत्र रहे हो, लेकिन हमें उन सब चीजों के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, और नव जागरण काल में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हम लोगों ने इसमें कार्य किया। इससे हमें क्या क्या लाभ हुए, वो है कि एक तो साहित्यिक विकास हुआ, साहित्य में नई विधाएं आई, जैसे निबंध आई, उपन्यास, नाटक जैसी नई विधाओं के विकास में पत्र पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक और चीज आई, देखिए, निर्भीक पत्रकारिता। इस युग के पत्रकारों ने निर्भीकता के साथ तत्कालीन समाज और सरकार की नीतियां और सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और हिंदी भाषा का परिष्कार परिमार्जन हुआ, और दरअसल कुछ ऐसी सामाजिक सुधार हुए, जैसे जाति भेद, वर्ण भेद जैसी सामाजिक कुरीतियों और पाखंडों के विरुद्ध हम लोगों ने आवाज उठाई। और ये जो समय था, इसकी आवश्यकता थी, एक मांग थी कि हम लोग सामाजिक सुधार करें। राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण इससे हुआ। भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने पत्रकारिता को राष्ट्र सेवा का भी माध्यम बनाया,
और ब्रिटिश साम्राज्य की दास्ता और देश के दुर्दशा के कारणों को उजागर करना चाहते थे और वे लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाना चाहते थे। इसलिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने इस तरीके के पत्रों से शुरुआत की। युवा पीढ़ी को उन्होंने प्रेरित किया। देखिए, उस जमाने में युवा जो लोग थे उनके पास दरअसल दिमाग तो था लेकिन अनुभव की बहुत कमी थी, जो हमेशा एक वो होता है। लेकिन भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने एक बहुत अच्छा कार्य ये किया कि पत्रों के माध्यम से उनके विचारों को भी समाज में फैलाने का काम किया और युवाओं को एकत्रित, जो ये समस्या पूर्ति और इस तरीके से जो बैठके लगा करके और ये किया, सामाजिक और अच्छे राजनीतिक संदेश उन्होंने दिए। इससे युवा आगे आए और ये जो पत्र पत्रिकाएं थी, सामाजिक कुरीतियां, जाति भेद और अंधविश्वासों के विरुद्ध एक जनमत को तैयार करने का कार्य करती थी। वे जनता में राष्ट्रीय चेतना प्रदान करती थी, जिससे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिलता था। क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ ये जो चीजें थी, ये भारतेंदु जी को ये समझ में आ गया था कि अगर युवाओं को, देश के लोगों को एकत्रित नहीं किया गया, उनको इकट्ठा नहीं किया गया, तो हम अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा सकेंगे। और ये जो उनकी टीका टिप्पणी, एक अभिवचन सुधा में जो उनके पंच छपा करते थे, उन पंच से अंग्रेज अधिकारी बहुत दुखी हुआ करते थे। भैया को पता होगा, ये अपने पंच का दरअसल व्यंग के उसमें वो पंच छपा करते थे। मैंने पढ़ा है कि वो ऐसे पंच हुआ करते थे जिससे कि अंग्रेज अंदर तक तिलमिला जाते थे, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने शिक्षा विभाग में कविवचन सुधा और इनकी पत्रिकाओं का ये जाना रोक दिया। और सबसे बड़ी बात है, इनके कुछ पत्र जो थे वो लगभग पत्र इनके मासिक और साप्ताहिक थे। तो उससे क्या है, जो लोगों के विचारों को एकत्रित करने में भी सहायता मिलती थी। तो विचार पत्रों के माध्यम से ये आए और आगामी जो हिंदी पत्रकारिता है, जो हम आज इस पत्रकारिता के स्वरूप को खड़ा पाते हैं, उसके आधार के रूप में कहीं ना कहीं भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, भारतेंदु युग की पत्रकारिता काम करती हुई हमें नजर आती है। दरअसल हमारी पत्रकारिता, जिसे हम देश का स्तंभ कहते हैं, वो इसलिए इतनी अच्छी बन पाई कि उसका भवन जो है वो सुदृढ़ नींव पर बना हुआ है। उसके सुदृढ़, आज की जो पत्रकारिता की सुदृढ़ नींव भारतेंदु युगीन पत्रकारिता रखती हुई दिखाई देती है। और भारतेंदु जी ने उस वक्त जो आंदोलन चलाए, उसका जो लाभ जो है वो हमको अब दिखाई देता है। आज के दौर में उस तरीके की पत्रकारिता की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम जो अब पत्रकारिता हमें सुदृढ़ रूप में हमें मिलती है, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं भारतेंदु पत्रकारिता हमारे बीच में है। तो उस दौरान भारतेंदु जी ने जो कार्य किए, जो बैठकें लगाई या कहीं जैसे यात्रा वगैरह की या कुछ भी है, जहाँ कुछ देखा वैसा का वैसा लिखा, यात्रा व्रत उस दौर में आए, उस दौर में रेखा चित्र आए, संस्मरण आए और जीवनी आई, आत्मकथाएं आई। धीरे धीरे ये जो साहित्यिक विधाओं से उन्होंने इन चीजों की शुरुआत की और भाषा का शुद्ध और ठोस परिमार्जन उन्होंने किया। वो बाद में फिर हमें हिंदी भाषा को आधार देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई। वो मैं जैसा समझती हूँ कि अभी भैया ने जिक्र भी किया था कि जब कोई व्यक्ति सरस्वती की आराधना में, मैं समझती हूँ सरस्वती की आराधना में इतना लिप्त हो जाता है, उसे फिर लक्ष्मी की जरूरत नहीं पड़ती। वो, आप मानेंगे, उन्होंने 18 नई विधाओं का प्रादुर्भाव किया। 18 नई विधाओं का उस जमाने में प्रादुर्भाव करना, और हर विधा अपनी तरह की अलग अलग विधा थी। तो ये पत्रकारिता, अच्छा, उन्होंने छद्म पत्रकारिता भी की। वो कई जगह छद्म नाम से भी लिखते थे ना, कई जगह इतने कटु वचन लिख जाते थे कि अंग्रेज भीतर तक उसकी जो गूंज थी या उसकी तिलमिलाहट थी। और वो कई क्रांतिकारियों के संपर्क में भी थे। क्रांतिकारी उनको अपने मन की बात बताते थे और वो समाज में उनको फैलाते थे, ताकि उससे हमारी जो समाज का जो हमारा वर्तमान, वो जो तत्कालीन परिवेश था कि उस पर हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उसको भी दूर करने में कहीं ना कहीं सहायता मिलती थी। तो जो पत्रकारिता उन्होंने की, आज जिस पत्रकारिता की हम बात करते हैं, जिस पत्रकारिता के
सुदृढ़ पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं भारतेंदु युगीन पत्रकारिता रही है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर ने इतने ज्वलंत विषय को और ज्वलंत समय पर, दरअसल भारतेंदु जी की कल है जन्मदिवस है, तो उन्होंने इतने ज्वलंत विषय को इतने सही समय पर हम लोगों के बीच में लाए हैं सर। और सर, मैं ये मान के चलती हूँ कि पत्रकारिता के लोगों को उस तरीके की भावना की अब आवश्यकता है, जिससे कि न केवल हम देश के प्रति, न केवल हम स्वयं के प्रति, बल्कि हमारे देश के प्रति भी हम वो वाली भावना के साथ कार्य कर सके जो कार्य भारतेंदु युगीन पत्रकारिता ने उस दौर में किया था। मैं इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत बहुत अपना आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरे वचनों, मेरे वक्तव्य को सुना और इतनी धैर्य से आप लोग इतनी देर से सुनते हुए आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। चलिए, बहुत बहुत आभार हमारी ओर से भी डॉक्टर प्रणु। आपने बहुत विस्तार से भारतेंदु कालीन पत्रकारिता की जो मुख्य प्रवृत्तियां थी, भारतेंदु के संदर्भ में उनका बड़ी खूबी से और सारगर्भित ढंग से विवेचन किया, किस तरह से नई प्रवृत्तियों से लेकर के राष्ट्रीय चेतना के प्रति भारतेंदु समर्पित रहे और किस तरह से उन्होंने युगीन पत्रकारिता को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया। जब दीपेश जी बात कर रहे थे कि अंग्रेजों के प्रारंभ में एक तरह से प्रशंसक थे भारतेंदु और कैसे उनके जब विचार बदलता है, तो मैं वैसे ही अपनी एक पुस्तक देख रहा था, तो भारतेंदु के प्रसंग मैं भी ढूंढ रहा था, कई साल पुरानी पुस्तक है, तो किस तरह से भारतेंदु लिखते थे। जैसे प्रणु ने भी कहा ना कि किस समस्या पूर्ति या उस तरह की बात कही, तो दो कुछ छोटी छोटी पंक्तियां जो मुझे बड़ी रोचक लगी हैं वो आपके सामने सुनाऊंगा। अब जहां देखो दुख ही दुख दिखाई, मतलब भारत की दुर्दशा को भारतेंदु कैसे देखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्वर, जब प्रणु कहती हैं कि उनमें एक तेजस्विता या बड़े तीखे प्रहार भी किए, लेकिन शुरू में जब अंग्रेजों के प्रशंसक थे और भारत की दुर्दशा देखी तो कभी कहीं विलाप करता है, अब जहां देखूं दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो विलाप करते हैं कि भारत की कितनी दुर्दशा हो गई है। फिर वो जैसा बार बार हमारे दोनों वक्ताओं ने कहा कि वो भाषा को लेकर के कितने चिंतित थे, निज भाषा उन्नति गए सब उन्नति को मूल, जो उस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन किस तरह से वो काव्य के माध्यम से आर्थिक समस्याओं पर कमेंट करते हैं। देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे, अंग्रेज शासन पर कैसा कटाक्ष है। भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन चूसे, बाहर से तन मन धन चूसे, जाहिर बातिन में अति तेज, बातों में बहुत तेज है, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने कैसे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को एक तरह से नष्ट कर दिया, किस तरह की पंक्तियों से। पता नहीं वो अंग्रेज इन सब बातों को नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने जो विचार पत्र की बात अभी प्रणु ने कही, तो वस्तुतः वो समाचार नहीं, विचार पत्र थे जो दैनिक घटनाओं पर केंद्रित नहीं थे, बल्कि एक व्यापक दृष्टि उन्होंने समाई हुई थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे अभी और ध्यान आई, जब प्रणु ने बात की कि सरकारी सहायता बंद हो गई थी कई वचन सुधा को, पहले सरकार 100 कॉपीज खरीदती थी, लेकिन जैसा रहा वो पहला अखबार था उदंत मार्तंड, उसके साथ भी रहा कि सरकार उनको जब इसने ये क्या नाम था, जो संस्थापक थे उन्होंने कलकत्ता से अखबार निकाला, उन्होंने पंडित तो जुगल किशोर शुक्ल, तो जब उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक मुन्नू का ठाकुर थे जिन्होंने बाकायदा उसके लिए परमिशन ली थी अखबार निकालने के, सरकार उनको पोस्टल कंसेशन दी। पहला अखबार अंग्रेजों ने जो निकाला था उसकी भी स्थिति यही थी। तो भारतेंदु के साथ भी यही हुआ कि इस पत्रिका खरीदनी बंद कर दी। और उस समय एक पत्रिका और थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसका तो मैंने जो पढ़ा, जब भारतेंदु इस पत्रिका से अलग हुए और चिंतामणि राव के पास ये पत्रिका चली गई, तो वो जो तेजस्विता भारतेंदु के समय में थी वो नहीं रही। और विधि का विधान देखिए, दुर्भाग्य देखिए हिंदी पत्रकारिता का, जब भारतेंदु का निधन होता है तो उस पत्रिका के जो जन्मदाता थे भारतेंदु, उनकी मृत्यु की खबर तक नहीं छापी इसने। जबकि जो समकालीन पत्रिकाएं थी वो सब साहित्य जगत का दीप्तिमान एक नक्षत्र जो था सूर्य, वो अस्त हो गया, सभी स्तब्ध थे कि ये कैसे क्या हुआ। लेकिन जो उस पत्रिका का जन्मदाता था उसके बारे में एक कॉलम भी उनसे नहीं लिखा गया। इस तरह की पिछड़गु हो गई थी वो पत्रिका। तो ये भी कभी कभी जीवन में इस तरह की स्थितियां होती हैं। बहुत सारी कहानियां इस तरह की हैं, कैसे भारतेंदु चंद्रिका, फिर मोहन चंद्रिका हुई, फिर नाथद्वारा की एक पत्रिका मिलती है तो उसका नाम बदला,
और हमारे राजस्थान में तो नाथ द्वारा कोई स्टेज आता है साहित्यिक पत्रकारिता को शुरू करने का। और भारतेंदु ने आदर्श वचन लिखने की परंपरा शुरू की थी। तो बहुत सारी चीजें, ब्राह्मण की बार बार बात की प्रताप नारायण मिश्र की। तो देखिए, ब्राह्मण में तो हम अक्सर जब कोई नई बात शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं, गणेशाय नमः। लेकिन देखिए प्रताप नारायण मिश्र की कितनी श्रद्धा भारतेंदु पे, वो लिखते थे हरिश्चंद्राय नमः। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वो एक श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति, अपने जो एक तरह से मेंटर है उनके प्रति, कि गणेशाय नमः की ईश्वर के तुल्य मानते थे। कितनी बड़ी बात थी। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। आर्थिक संकट अखबार को, चंदा नहीं मिल रहा, अखबार निकलेगा कैसे, फ्री में पढ़ोगे सारे के सारे। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच में कैसे राष्ट्रीयता के बीज अंकुरित होते हैं, ये हमें उस समय की पत्रकारिता की प्रवृत्तियों को, और भारतेंदु जैसे युग दृष्टा पत्रकार साहित्यकार थे, इनको यदि आप पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा कि हमारी जो हिंदी पत्रकारिता की गौरव गाथा है उसकी परंपरा कितनी पुष्ट थी। न जाने कितने उदाहरण मेरे दिमाग में इस समय घूम रहे हैं, लेकिन समय नहीं है कि उन सबको अपनी बात की जाए। लेकिन जो कुछ प्रमुख प्रसंग थे भारतेंदु के संदर्भ में, उनके विस्तार से चर्चा की। उनके जीवन से लेकर के उनके कृतित्व तक हमारे दोनों वक्ताओं ने प्रकाश डाला। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन प्रश्नोत्तर के लिए इसको सत्र को अपन खोलें, इसके पहले भाई जयंत जी, जो वहाँ जयंत राठी जी, जो भारतीय विद्यापीठ में ही पत्रकारिता के अध्यापक हैं, सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे दोनों वक्ताओं को भारतेंदु के जन्मदिन की पूर्व संध्या की स्मृति में एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें, ताकि ये सर्टिफिकेट मेमेंटो में जब भी वो देखें तो इस अवसर को वो याद दिलाता रहेगा। जयंत जी, ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो के लिए जयंत जी से अनुरोध है। जयंत जी सुन रहे हैं आप मुझे ना? जयंत राठी जी, नहीं सुन रहे। आयुष जी आगे क्या? जयंत जी है नहीं है? एक सेकेंड। हाँ शायद उनका जी मैम, मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। और इसके बाद जो मित्र कोई अपनी टिप्पणी करना चाहें, स्वागत है। दीपेश जी भी हैं और प्रणु भी हैं। ये सर्टिफिकेट मेमेंटो आपको हम व्हाट्सएप पर भी भिजवा देंगे। और ये वीडियो भी जैसे ही रिकॉर्डिंग प्राप्त होगी तो इसको अपलोड करके इसका लिंक हम आप सबके साथ शेयर कर देंगे। जयंत जी समय लगे तो हम सवाल ले लें पहले कोई। हाँ ये सर्टिफिकेट जी सर, मैंने शेयर कर दिया। जी जी, ये दीपेश चौधरी जी आपका ई मेमेंटो, और बहुत धन्यवाद, आभार। दीपेश जी का ये सर्टिफिकेट है ना। बहुत बहुत आभार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। चलिए अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। कोई भी मित्र सवाल पूछना चाहें अपना वो उसको अनम्यूट करें। हाँ मृणाल जी हमारे साथ हैं। मृणाल जी IIMC ढेंकानाल में प्रोफेसर हैं, और जैसा मैंने शुरू में कहा साहित्य की विभिन्न विधाओं में आप भी निरंतर लिख रहे हैं। अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी, बंगाली, चारों भाषाओं में आप समान अधिकार से लिखते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अपनी कोई टिप्पणी या मन में कोई शंका दीपेश जी से पूछना चाहें, चूंकि आप भी इन सारे साहित्यकारों पर निरंतर कुछ न कुछ लिख पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में भारतेंदु के बारे में कोई, उनके जीवन के बारे में कहीं कोई इच्छा हो जानने की, स्वागत है। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी जरा अनम्यूट कीजिए। मेरी बात सुन पा रहे हो आप? जी जी सुन रहे हैं आप जी। बस एक पहलू में जोड़ना चाहूंगा कि भारतेंदु जी उर्दू भी बड़े अच्छे बखूबी जानते थे, क्योंकि उनकी जो पहली जो शिक्षा हुई थी वो उर्दू, अंग्रेजी, ये दोनों भाषा में ज्यादा हुई थी। तो वो दिन भी वही था कि उर्दू, फारसी जानना बिल्कुल जरूरी था, फारसी में ही सीखते थे।
और उन्होंने उर्दू में बहुत सारी लिखा भी। और एक छद्मनाम में लिखते थे, मैं भूल रहा हूँ कौन सी नाम लिखते थे जी। रसा नाम से लिखते। रसा रसा रसा, जी जी जी। तो उन्होंने काफी उर्दू में भी लिखा है, लिखे थे। तो ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें। हिंदी को स्टैंडर्डाइज करना, हिंदी का प्रसार करना, ये उन्होंने किया था, लेकिन वो एंटी उर्दू कभी नहीं थे। लाइक खड़ी बोली जो डायलेक्ट को स्टैंडर्डाइज करने में सबसे बड़ी जो भूमिका था वो भारतेंदु जी की था। और हिंदी को स्टैंडर्डाइज करना, हिंदी को पॉपुलर करना पूरी नॉर्थ इंडिया में, ये पहल उन्होंने ही शुरू किया था। मैं बंगाली हूँ, इसलिए गलत सलत हिंदी बोलना अपना जन्मगत अधिकार मानता हूँ। बिल्कुल। बट उर्दू उनको बाखूबी आता था और वो लिखते भी थे। ये मैं फ्लैग करना चाहता हूँ। सही बात। कई गजलें उन्होंने उर्दू में लिखी हैं और उनका तो एक मुशायरा करके एक सम्मेलन भी होता था जिसमें वो उर्दू के गजलों का कार्यक्रम करते थे और सब लोग गाते थे। मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहती हूँ कि उन्होंने पारसी थिएटर के आतंक से भारतीय रंगमंच को मुक्त कराया। अंग्रेजी और इत्यादि भाषाओं की वजह से हिंदी, उस समय हिंदी दरअसल माध्यम तो थी लेकिन उतना नहीं, ब्रज भाषा अभी तक विद्यमान थी और उस समय चल रही थी। और उर्दू में उनकी चूंकि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी, इसलिए वो उर्दू के भी बहुत अच्छे गजलगो माने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर प्राणु, एक बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं, वो है पारसी थिएटर की आतंक से मुक्त करना है, ये नहीं था। उस समय पारसी थिएटर का आतंक था सर। आतंक सही शब्द होगा यहाँ। मुझे तो लगता था कि पारसी थिएटर से उन्होंने भी बहुत कुछ लिया और इसे क्या कहता हूँ, अपने रंग में उसको ढाला उन्होंने। शुरुआत पारसी थिएटर पूरी भारत में उस समय थिएटर की शुरुआत में पारसी थिएटर की बहुत बड़ा योगदान था। तो आतंक तो मैं नहीं मानूंगा, बट हाँ आतंक तो मेरे ख्याल बाद में भी नहीं रहा है सर। पारसी थिएटर अपने आप में एक, मुझे लगता है विशिष्ट अगर विधा पारसी रही है। थिएटर नहीं होता तो हमारा फिल्में भी शायद नहीं होता। और ये आपके बलराज साहनी वगैरह, ये तो पारसी, मेरे ख्याल ये जो बलराज साहनी और इन लोगों ने जो फिल्में उस समय बनाई थी वो तो पारसी थिएटर से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। आलम आरा, हाँ बिल्कुल। तो पूरा पारसी थिएटर से ही उभर के आया ना फिल्मों में। तो मेरे ख्याल आतंक जैसा शायद नहीं था, है ना? महिमा जी आप कुछ बोलेंगे? जी हाँ, वैसे तो आज कोई ऐसा इश्यू तो आया नहीं। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी आ रही है। एक तो ये कि ऐसा लगा दोबारा क्लास में बैठी हूँ आज, इसके लिए धन्यवाद। ये डॉक्टर प्राणु जी ने बताया कि उन्होंने 18 विधाओं का प्रयोग किया या उसमें काम किया। तो चलिए आज तो नहीं, लेकिन अगर कभी बाद में आप बता सकें तो हमको अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा कि मतलब जानकारी बढ़ेगी कि ये 18 विधाएं में से जितनी हमको पता लग जाए तो वो जानना चाहेंगे। दूसरा ये कि भारतेंदु भवन का जो आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई और दीपेश जी से जो जानकारी मिली वो सब जानकर वास्तव में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा बहुत ही मिलता है पढ़ने को, हमको मिला, ज्यादा पढ़ना हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन आज साक्षात जो संवाद हुआ वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी भानावत जी आप ये बताइए कि हमेशा पत्रकारिता के बारे में भारतेंदु जी की बात कही जाती है, या उस युग की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आप उनके कौन से, मतलब कितना डिफरेंस आप लोग देखते हैं? आखिर इसके कारण क्या हैं और क्या इसमें पुनर्जागरण हो सकता है? देखिए आज की पत्रकारिता तो मुझे लगता है पूरी बदल गई है और इन मुद्दों पर अपने पहले भी, क्योंकि उस समय की आवश्यकताएं दूसरी थी, अभी की आवश्यकताएं दूसरी है। उस समय भारत गुलाम था, दैनिक समाचार पत्र नहीं थे, डे टू डे के इवेंट्स रिपोर्ट नहीं होते थे। अब पत्रकारिता का बिल्कुल लक्ष्य अलग है। पहले मिशनरी भाव था, फिर बाद में जब आदेश आजाद प्रोफेशनल पर आ गए
और अब तो आप कमीशन की बात भी सुनते हैं। तो मिशन से कमीशन की यात्रा, इसकी विस्तार से चर्चा तो हम जब समकालीन पत्रकारिता पर बात करेंगे तब मुझे लगता है हाँ विशेष रूप में करेंगे। नहीं लेकिन जो मतलब ऑडियंस आवश्यक हाँ बिल्कुल बिल्कुल माहौल करेंगे। माहौल और करेंगे। आवश्यकताएं तो बदली हैं, पूरी तरह सवाल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पूरा बदल लेकिन गया है। लेकिन पत्रकारिता का उद्देश्य तो शायद लगभग जो जनता के लिए या जनता के द्वारा होना चाहिए वो तो वही रहता है। बिल्कुल और बिल्कुल आज जो बिल्कुल। पत्रकारिता देखते हैं वो तो भ्रम में डाल रही है, सत्य की खोज कम कर। इलाहाबाद के हमारे पत्रकार मित्र हैं अंकित तिवारी जी, लिख रहे हैं कि अब तो कॉर्पोरेट के चंगुल में है पत्रकारिता, है ना। हाँ तो वही तो सही सही बात है। मैं महिमा जी पत्रकारिता का की परिचय दे शिक्षा। दूं। महिमा शुक्ला जी जयपुर से ही हैं, और आपका वैसे तो आप लोक प्रशासन की विद्यार्थी हैं और हमारे साथ विश्वविद्यालय में हम साथ ही पढ़े हैं, लेकिन परिचय पत्रकारिता इनका का मुख्य। डिप्लोमा भी किया है हाँ, मैंने, शायद डिप्लोमा आपसे किया, पहले इंदौर किया है। में इंदौर में कुछ समय हाँ तक अध्यापन भी किया। और इनके पिताजी हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान रहे और साहित्यकार रहे। वो भी, इनका उपन्यास था जाग मछंतर गोरा खाया, जिसका बहुत दूरदर्शन सारे पर, दूरदर्शन नहीं, मैं हाँ, दूसरे संदर्भ में कह रहा हूँ, दूरदर्शन पे वो एक धारावाहिक के रूप में भी प्रसारित हुआ। आया और था मेरे तो हमारा, आया। हाँ, जाग मछंतर गोरा खाया, तो मेरे तो गुरु भी रहे और मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय रहा, और कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। तो सर साहित्यिक एक माहौल। समस्या पूर्ति सुना दूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी भाई साहब ने, दीपेश जी ने बात की थी कक्षा की। कक्षा का मतलब होता है बैठक। उसमें हाँ समस्या पूर्ति दी जाती थी। समस्या पूर्ति का मतलब होता था कि एक या तो शब्द दिया जाएगा, जैसे, या एक वाक्य दिया जाएगा, जैसे पपिहा अब पूछी पीव कहाँ, तो ये एक बताया वाक्य उन्होंने है और इसको फिर उसमें वो सवैये में पूरा आपको करना। करना पड़ेगा। तो एक बार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने प्रताप नारायण मिश्र को एक शब्द दिया, परसों। परसों। परसों, परसों हम जानते हैं किसको कहते हैं? कल के बाद आने वाला कल परसों कहलाता है। तो प्रताप नारायण मिश्र ने, चूंकि भारतेंदु जी उनके गुरु भी थे और मित्रवत सखा थे ही, तो उन्होंने कहा कि ये समस्या पूर्ति है परसों। तो उन्होंने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने जो परसों पर सवैया लिखा वो मैं सुना देती हूँ। बिल्कुल परसों परसों आवन कह गए, कब आवेगी बैरन परसों, इत नेह की नाव को दाव लाग्यो, उन मेघ कहत बरसो बरसो, बस बारही बार अटारी बारी, निहारत है पिया तरसों, जिय चाहत है उड़ आए मिलूं, पर उड़ो न जाए बिना परसों। तो बिना पर ये भारतेंदु जी ने दिया शब्द उनको, और उन्होंने बहुत परसों पर पूरी एक समस्या पूर्ति लिखी उन्होंने। तो ये जी परसों जी पर मुझे बहुत बचपन में कभी याद थी, तो मुझे आज याद आई, तो मैंने आप लोगों को सुनाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलिए, और कोई मित्र? सूरज जी। इस से डॉक्टर प्रणव मैम, दीपांशु सर की जो बातें थी, लग रहा था कि बस चलता रहे, समय न खत्म हो। और आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि इस तरह की एक निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन में जो है आगे भी होता रहे। और पूरे लग रहा था दीपांशु सर को सुनते रहे, और मुझे वर्णन रहता एक मिसाल है कि तो आज जो एज संगुष्ठ आप लोग और न कहीं से शुरुआत हो जाएगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू थैंक यू। मानवत जी, ये 2 किताबें हाँ हाँ पीडीएफ में अवेलेबल है। एक तो ये है कि साहित्य अकेडमी ने छापा था भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये अंग्रेजी में है, इसका हिंदी और दूसरे लैंग्वेजेस में भी है। इसकी पीडीएफ कॉपी मेरे पास है। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं इसे भेज सकता हूँ। और एक किताब है जो हिंदी में है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण की समस्याएं, रामविलास शर्मा की किताब है। ये मदन गोपाल जी ने लिखा है। ये 2 की जो पीडीएफ कॉपी उपलब्ध है,
अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं बिल्कुल, उसे भेज सकता ये दोनों बहुत वरिष्ठ लेखक हैं। रामविलास शर्मा जी तो हिंदी के बहुत बड़े समालोचक रहे हैं, और उनका तो एक एक शब्द, जो मैंने पुस्तक लिखी पत्रकारिता का इतिहास, और रामविलास जी को कई जगह कोट किया है, विशेषकर भारतेंदु के बारे में लेकर के। तो जो भी साहित्यिक रुचि के मित्र हों वो बताइएगा कि तो इनको मैं भेज दूंगा, उनको आप मुझे ईमेल भेज आईडी दीजिए। भेज दें तो मैं भेज मृणाल जी आप मुझे भेज दीजिए, वो अंकित जी ने अपना नंबर लिखा है, तो जो साहित्यिक मित्र हैं उनको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जी, आपके पास मैं भेज दूंगा। आप तो भेज दीजिए एक बार आपके पॉइंट ऑफ वो। कांटेक्ट रही है, तो हाँ जिसको हाँ, चाहिए होगा वो ले लें बिल्कुल आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। चलिए, और कोई सवाल या टिप्पणी? नहीं तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर आयुषी चोपड़ा को, जो भारतीय विद्यापीठ का जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है वहाँ की हेड हैं। शिक्षण में आने से पूर्व भी आप देश के प्रमुख टीवी चैनल्स के साथ आपका जुड़ाव रहा, और मीडिया में एक लंबी पारी के बाद आपने टीचिंग ज्वाइन किया है, और हाल ही में कुछ ही समय पूर्व आपको अपनी पीएचडी की उपाधि भी मिली है। तो आपको इन सब बधाइयों के साथ आमंत्रण वोट ऑफ थैंक्स के लिए आज के हमारे दोनों विशिष्ट वक्ताओं का, पार्टिसिपेंट्स का, डॉक्टर आयुषी चोपड़ा। Thank you, sir, and good evening to all the members, panelists, and the audience, and to Professor Sanjeev Banawat, sir. मुझे ये अपॉर्चुनिटी देना और मेरी डॉक्टरेट कंप्लीट होने के पीछे संजीव सर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, तो थैंक यू सो मच। हमेशा आप मुझे इसी तरीके से हर वेबिनार में और जब भी मिलते हैं मोटिवेट करते हैं, सो थैंक यू सो मच। एंड देन आई वुड लाइक टू थैंक श्री दीपेश सर एंड डॉक्टर प्रणु मैम। आपने बहुत अच्छे से हमें अपने रूट से जोड़ा। मैं ये कहूंगी कि आज के दिनों में इन टॉपिक्स पे चर्चा करना और इन बातचीत को आगे तक करना, बहुत लंबे समय के बाद मैंने इस टॉपिक को अटेंड करा और इस पे सुना, तो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। और हमारी ऑडियंस को, जो यंग जनरेशन काफी अच्छे नंबर में आज बनावत सर हमारे साथ जुड़ी, उनको इसके लिए जागरूक करना, थैंक यू सो मच। और एक स्पेशल थैंक्स आज मृणाल सर जुड़े हैं। मैं कभी इनसे मिली नहीं हूँ, बट हमेशा दूर से सुना है सर के बारे में, देखा है हर जगह सोशल मीडिया, तो आज सर को ऐसे ऑनलाइन ही देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मृणाल सर, इट्स ऑलवेज अ ड्रीम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बीइंग हियर। Thank you to all the participants, my back-end team, Jayant sir and everybody. Thanks a lot. Audience, keep joining. Thank you so much. चलिए, इस चर्चा के साथ इस कार्यक्रम को अपन समाप्त करते हैं। और जो भी हमारे मित्र जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ई सर्टिफिकेट जो तुरंत जनरेट हो जाता है, तो जयंत से जब ये साथ में है, हालांकि मैं देख रहा था करीब 65 के आसपास मित्र जुड़े थे इसमें, और अभी मात्र 18 रह गए, शायद 16 रह गए। इसका मतलब सर्टिफिकेट्स उनको मिल गए हैं, तो सर्टिफिकेट मिलने के साथ साथ वो लीव करते जा रहे हैं। तो 16 में से यदि किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो जयंत जी उनकी हेल्प करने के लिए विंडो खुला रहेगा 5-7 मिनट के लिए। जयंत जी उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। और मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, और प्रणु जी को और विशेषकर दीपेश जी को कि उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम आज के स्थगित किए और इतना समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। महिमा जी, मृणाल जी और जो मित्र हैं सूरज जी, वो सब इसमें सहभागिता की बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी जो हमारा आयोजन है उसकी सूचना आपको सोशल मीडिया के थ्रू इसी प्रकार हम दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।